तो सल्फर नाइट्रोजन कंपाउंड्स मैंने बताया था आपको, सल्फर नाइट्रोजन कंपाउंड्स की अगर बात करें हम तो वो IIT JEM के सिलेबस में नहीं है। इनको आप फॉर पढ़ेंगे ओनली फॉर CSIR नेट गेट के लिए, वो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था। CSIR नेट गेट के लिए पढ़ेंगे अलग से, तो ये अभी हम नहीं पढ़ने वाले हैं, जेम के सिलेबस में नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन था जो कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, ठीक है, वो मैं क्वेश्चन आपको ये वाला कई पूछ रहे थे सर इसमें 3 आंसर नहीं होना चाहिए, हालांकि इसमें नेट ने 3 आंसर दिया है, तो उसको समझिए कि क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ये है, कई लोग पूछ रहे थे इसलिए मैं इसको दोबारा ले आया क्वेश्चन को। एक्चुअली इसमें 3 आंसर, वैसे अगर इस फॉर्मूले के बेस पे जाओगे तो 3 आंसर बनेंगे, राइट। वो पूछ रहा है ए के कितने आइसोमर पॉसिबल है। अच्छा, इस रिएक्शन में लेकिन कितने बनेंगे वो मत समझने वाली बात है। वैसे तो अगर फॉर्मूले से जाओगे तो फॉर्मूले में तो ये कहेगा कि ए के 3 आंसर पॉसिबल है, अपन जानते हैं जेमिनल वाला आंसर होगा इसका, विसिनल सिस वाला आंसर होगा इसका गारंटी से, हाँ कोई दोहराए वाली बात नहीं, और विसिनल ट्रांस वाला भी आंसर होगा इसमें, ठीक है। वो तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको सर रिएक्शन से 3 बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, है ना। लेकिन उसने ये अभी क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि उसने रिएक्शन से माना कि नहीं माना है। देखो, अब अगर रिएक्शन के थ्रू जाओगे तो 3 नहीं बनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं रिएक्शन के थ्रू जाओगे तो 3 कैसे नहीं बनेंगे, हमें अच्छे से पता है। NMe2 है वो लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है देन Cl। अगर NMe2 लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है Cl की बजाय, और अगर हम इसको चलना चाहें तो हम कुछ ऐसा चल सकते हैं, PNP NPNP, ठीक है। और यहां पर क्लोरीन की बात कर ले, यहां पर क्लोरीन की बात कर ले, यहां पर क्लोरीन की बात कर ले, ठीक है। ये हम चर्चा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर हम इस क्वेश्चन को दोनों तरह से जा सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन को अगर आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करें कि इस रिएक्शन में कितने बनेंगे, पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर इसको सिक्वेंशियल सब्स्टिट्यूशन कराया जाए तो कितने बनेंगे। लेकिन अब इसमें ये तो कहा नहीं ना सिक्वेंशियल सब्स्टिट्यूशन करवाया 1 by 1, तो बोला नहीं है क्लियरली। अगर बोलता सिक्वेंशियल सब्स्टिट्यूशन करवाया गया है तो फिर हम 2 अलग अलग संभावनाएं बन सकती थी। आपको पता है अगर एक बार NMe2 यहां चला गया, ठीक है, तो 100% अगला NMe2 यहां नहीं जाएगा, अगला NMe2 यहां जाएगा, बिकॉज ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो अब उतनी नहीं रहेगी NMe2 की वजह से, वो उतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, इसलिए नेक्स्ट NMe2 है वो यहां जाएगा, ठीक है। और उससे अगला NMe2 है वो यहां जाएगा, उससे अगला NMe2 है वो यहां जाएगा। सो यस, यू कैन से इट लाइक दैट, आप ऐसा कह सकते हैं कि ठीक है इस रिएक्शन के थ्रू 3 नहीं बनेंगे, पर उसने ये नहीं पूछा इस रिएक्शन सीक्वेंस के थ्रू 3 नहीं बनेगा, तो पूछा कि इस ए के आइसोमर कितने हैं, इस ए के आइसोमर कितने हो सकते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। सो इसको हम ऐसे ही लेके चलेंगे कि सीक्वेंशियल नहीं गया है, इस ए के आइसोमर कितने हैं ऐसे गया है वो सवाल में, और इसलिए हम फिर इसको 3 आंसर बोले हैं, ठीक है। सो जिनको कंफ्यूजन था उनको मैंने क्लियर कर दिया, लास्ट क्लास में मुझसे कुछ पूछ रहे थे, सो जिनको कंफ्यूजन था उनको मैंने क्लियर कर दिया। मेरे ख्याल से आपको मेरी वाली बात समझ में आ गई होगी। इस पर्टिकुलर रिएक्शन सीक्वेंस से अगर आप जाओगे तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, तो अलग स्टोरी है, ठीक है। रिएक्शन सीक्वेंस से जाओ, ऑलराइट। इस सीक्वेंस से 3 आंसर नहीं बनेगा, अगर आपको 1 by 1 सब्स्टिट्यूट कराओगे तो यू विल नॉट गेट 3 आंसर्स, ओके। बट क्योंकि उसने ऐसा नहीं पूछा कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सीक्वेंशियल कितने बनेंगे, उसने तो पूछा ए के आइसोमर कितने हो सकते हैं, वो हम उसको 3 लेके आंसर कर देंगे। समझ में आ गया ना। अब मैंने शुरू बात, ये सवाल जो लास्ट क्लास में चर्चा का विषय था वो समझ में आ गया ना आपको। अच्छा, अब एक अगला टॉपिक पे हम चलने वाले हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैटेगरी की कंपाउंड बोरॉन फैमिली के ही से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ब्रिज बॉन्डिंग एंड, ठीक है, पॉलीमराइज, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत लंबी केमिस्ट्री है, इतनी बड़ी केमिस्ट्री है कि अगर इसकी केमिस्ट्री आप बोलने लग जाएं तो मैं कह रहा हूं मैं 5 दिन भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन इतनी केमिस्ट्री हम बोल देंगे, है ना। कितनी केमिस्ट्री इसकी बोल सकते हैं। सो दैट इज नॉट द कहानी। हमको वो IIT JEM के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम चल रहे हैं, नेट की क्लासेस तो चल ही रही है, मतलब IIT JEM में जहां तक रुकना है वहां तक, नेट गेट तो चल ही रहा है,
जैम में जहां तक रुकना है वहां तक रुकना पड़ेगा, और वो वहां तक रुकने के लिए उसने क्लियर इंडिकेट किया हुआ है कि आपको सिंपलेस्ट इनके क्लासेस की इन फैमिली की सिंपलेस्ट मेंबर को ही पढ़ना है, यानी कि डाइबोरेन को ही पढ़ना है। सो हमको डाइबोरेन ही पढ़ना है। मेरे बाल थोड़े से ऐसे ऊंचे ऊंचे नीचे हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, काम चला लेना, क्योंकि मैंने कैप लगाई हुई थी ठंड के चक्कर में, लेकिन गर्मी लग रही है, कैप नहीं लगा पाऊंगा, सो बालों को थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लेता हूं। तो अपन को एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ लेना है, पॉलीमराइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, और B2S6 ही पढ़ के आगे बढ़ना। डाइबोरेन ही हमको सिलेबस में मेंशन है, वही आगे बढ़ना। एक्स्ट्रा नेट गेट में पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ेंगे। ये ब्रिज बॉन्डिंग है क्या भला, और ब्रिज बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, BF3 हम लोगों ने समझा कि BF3 एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट का कंपाउंड है, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैटेगरी का कंपाउंड कह सकते हैं हम इसको, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, और डेफिनेटली 100% वहां पर एक बैक बॉन्डिंग होगी, दैट इज 2p-2p। उस बैक बॉन्डिंग की वजह से आप कह सकते हो मोमेंटरली कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट हो जाएगा, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, मोमेंटरली या पार्शियल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझ सकते हैं, पार्शियल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट हो जाएगा, जिसकी स्टोरी हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी समझ चुके हैं इसकी कहानियों को। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि इस बोरोन से कोई ऐसे एटम अटैच किए जाए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हो ही नहीं, फॉर एग्जांपल BH3 अटैच कर दिया जाए, इस तरह के एटम्स या इस तरह के साइड ग्रुप्स या इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स इस पे लगा दिए जाए, जो किसी भी प्रकार से, मतलब कैसे भी करके, कुछ भी करके इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट ना कर सके, कुछ भी करके ये कुछ नहीं कर सकता। हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, कोई और किसी भी तरह के कोई हाइपर कॉन्जुगेशन के चांसेस नहीं है। अगर मान लीजिए BCH3 को ऑल्टराइज कर सकते तो हमारे पास एक हाइपर कॉन्जुगेशन का चांसेस था, राइट। जैसे यहां पर अगर बात करें हम लोग BCH3 का ऑल्टराइज, ठीक है, तो यहां पर आपको मालूम है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के चांसेस है, हम लोगों ने पढ़ा है, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, उसकी वजह से आपका थोड़ी देर के लिए ऑक्टेट कंप्लीशन हो सकता है, पार्शियल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट हो सकता है थोड़ा बहुत। जैसे BPH3 हमने पढ़ा तो हमने कहा कि वहां पे कॉन्जुगेशन की कहानी है, और उस कॉन्जुगेशन की वजह से कुछ कुछ हो सकता है। मतलब अगर हम इन क्लास ऑफ कंपाउंडों को देखना चाहें, मतलब इसको मैं और ढंग से एलोबरेट करना चाहूं, और मैं अगर देखना चाहूं BF3 की स्टोरी, ठीक है, BCH3 यानी कि BME3 की स्टोरी, BPH3 की स्टोरी और BH3 की स्टोरी, तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखने को यह मिलेगी, इसमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, हमको पता है 2p-2p बैक बॉन्डिंग इसके अंदर है, हम लोगों ने पढ़ी है। इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, और उसकी ओवरलैपिंग हम लोगों ने देखी थी, हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, अरे यार स्पेलिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोगों ने देखा था, जिसको हम लोगों ने सिग्मा पी ओवरलैपिंग बोला था, राइट। ये 2p-2p ओवरलैपिंग है, जैसे सिग्मा पी ओवरलैपिंग टाइप से हमने कुछ समझाया था। यहां पर एक कॉन्जुगेशन है पूरा का पूरा, दैट्स ए कॉन्जुगेशन, ठीक है, एंड दैट्स पाई पी कॉन्जुगेशन, ये हम लोगों ने देखा था, पाई पी कॉन्जुगेशन है। क्वेश्चन उठता है, इट मींस इसमें भी कुछ है थोड़ा बहुत, मोमेंटरली कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट के लिए थोड़ा बहुत ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाएगा, इसमें भी कुछ है जो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करवा देता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ही है, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाता है। इसमें भी ऐसा कुछ है मसाला जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, पर ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने मौजूद है ना, इसमें कोई मसाला नहीं है, ना इसमें किसी भी तरह का कोई हाइपर कॉन्जुगेशन है, कुछ नहीं है, ना इसमें किसी भी तरह कोई कॉन्जुगेशन है, हाइड्रोजन ना कोई कॉन्जुगेशन करेगी, हाइड्रोजन ना कोई हाइपर कॉन्जुगेशन करेगी, बैक बॉन्डिंग्स तो उन्होंने कभी देखी ही नहीं, लोन पेयर की तो सूरत ही नहीं जानते वो क्या होती है, हाइड्रोजनों को क्या पता कि लोन पेयर क्या होता है। तो इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं है जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसके जीवन को सहारा दे सके, उस बेचारे की ऑक्टेट कंप्लीशन में मदद कर सके, मोमेंटरली, पार्शियल, फलाना ढिमकाना, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, कैसी भी मदद इसमें नहीं हो पा रही है। इसीलिए ये मोनोमेरिक फॉर्म में अनस्टेबल स्पेसिस हो गई, ठीक है, एक अनस्टेबल कंपाउंड है मोनोमेरिक फॉर्म में, और जब भी कोई कंपाउंड अनस्टेबल होता है मोनोमेरिक फॉर्म में, तो वो एक ही रास्ता अपनाता है, अगर खुद
से कुछ हो नहीं रहा हो, दूसरा कोई और नहीं आ रहा हो, तो फिर अपने जैसे ही किसी दुखिया से मिल जाए और अपने जैसे ही किसी दुखिया मॉलिक्यूल से मिलके उसी के साथ कुछ कुछ करके पॉलीमराइज कर जाए। वही रास्ता ये BH3 अपनाता है और एक और BH3 को पकड़ता है और एक और BH3 को पकड़ के पॉलीमराइज, इसमें तो डाइमराइज कर जाता है, डाइमराइज कर जाता है। दरअसल इसके डाइमराइजेशन की जो एंथैल्पी होती है दैट इज -150 किलो जूल, जो कि कोई बहुत ज्यादा नहीं है पहली बार तो, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है ये। मतलब मैं तो इसको इस तरह से साइन बनाना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। B2H6 एक अजीब सी स्पीसीज है, एक्सिस डाइमर की फॉर्म में करता है। आपको चाहिए तो मोनोमर भी तैयार ही रहता है, क्योंकि डाइमर से मोनोमर जाने में कोई खास कोई बहुत बड़ी मामला लफड़ा है नहीं। मतलब इधर से इधर जाने में हम -150 कह सकते हैं किलो जूल पर मोल, और वापस आने में भी कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, कोई बहुत तगड़ा मामला नहीं है। ये प्लस का 150 किलो जूल पर मोल, मतलब कोई खास तगड़ी वाली बात ऐसी है नहीं दरअसल इनके अंदर। ठीक है, कोई ऐसा मामला नहीं। पहली बात तो ये जो हो रहा है डाइमराइजेशन, ये जिन बॉन्डिंग्स के थ्रू होता है या जिन बॉन्डिंग्स का ये सहारा लेते हैं, उन बॉन्डिंग्स को हम लोग बोलते हैं ब्रिज बॉन्डिंग। मतलब इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड ब्रिज बॉन्डिंग, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम ब्रिज बॉन्डिंग है। अच्छा, क्वेश्चन पहला उठता है, ये कैसे होती है ब्रिज बॉन्डिंग? ऑफ कोर्स ऐसे होती होगी कि इस बोरोन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं और इस बोरोन के पास जितने भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयर कर लेते होंगे। एक के पास 6, दूसरे के पास 6, तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है दोनों मिलके 8 ऐसे ही कर सकते हैं कि 6 में से कुछ दोनों शेयर कर ले और दूसरे वाले के 6 में से भी कुछ दोनों शेयर कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही होता है दरअसल, एक BH2 का जो BH बॉन्ड है और दूसरे BH3 का जो BH बॉन्ड है वो आपस में ये शेयर कर लेते हैं। इसका मतलब इसकी जो डिलोकलाइजेशन है या इसकी जो बॉन्डिंग है, सॉरी ओवरलैपिंग है, वो यहां तक एक्सटेंड हो जाती है और इसकी ओवरलैपिंग यहां तक एक्सटेंड हो जाती है। और इस तरीके से ये जो बॉन्ड बनता है दो बोरोनों को जोड़ने वाला, इस बॉन्ड को हम लोग ब्रिज बॉन्ड का नाम देते हैं। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, शक्ल कैसी होगी बाद में देखेंगे, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ब्रिज बॉन्ड। इन बॉन्डों को ब्रिज बॉन्ड्स कहा जाता है। अच्छा, कैसे होती है ये स्टोरी, आइए पहले तो इसको समझेंगे। सबसे पहले तो B2H6 की स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली ब्रिज बॉन्डिंग की स्टोरी समझनी पड़ेगी, वो हम लास्ट में समझेंगे। पहले B2H6 कैसे डाइमराइज किया इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो स्टोरी कुछ इस तरह की थी, जब BH3 एज ए मोनोमर की फॉर्म में था। अगर हम मोनोमर की फॉर्म में BH3 को लिखें तो कुछ इस तरह का था BH3, लाइक दिस। कुछ इस तरह का था BH3 इन द फॉर्म ऑफ मोनोमर, और इस पर एक 2p ऑर्बिटल मौजूद था। देयर इज ए 2p वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट ऑन दिस BH3 लाइक दिस। ऐसा कुछ इसके अंदर कहानी है, राइट। बट जब ये डाइमराइजेशन के लिए जाएगा तो ऑफ कोर्स डाइमराइजेशन के लिए जब जाएगा तो ये वाला ऑर्बिटल उस वाले के साथ शेयर होगा, और क्योंकि बॉन्ड जो बनाने वाला है वो सिग्मा बॉन्ड के साथ शेयरिंग हो रही है, दैट्स व्हाई पहली बात तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने जा रहा है। ये sp2 से हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा इसका, और अगर हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा तो कुछ इस तरह की पिक्चर नजर आएगी आपको। इट्स लाइक दिस, इस तरह की पिक्चर होगी आपकी। sp3 ऑर्बिटल्स हो गए, ये sp3 ऑर्बिटल्स s के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, ये sp3 ऑर्बिटल s के साथ ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से बना देता हूं। पहली बात तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से क्या बन जाएगा, sp3। अगर sp3 बनेगा तो ये एक sp3 ऑर्बिटल होगा, उनकी शक्लें तो आप जानते ही हो। sp3 ऑर्बिटलों से तो आप बहुत अच्छे से परिचित हो। कुछ इस तरह के होंगे sp3 ऑर्बिटल। ये आ गए आपके 4 sp3 ऑर्बिटल, जिनमें से ये आपका H के साथ, ये आपका H के साथ और ये आपका H के साथ ओवरलैप किए हुए, और ये जो sp3 आपका बना चौथा, ये अभी खाली वेकेंट sp3 ऑर्बिटल है। ठीक वैसे ही दूसरे वाले बोरोन की भी स्टोरी यही होगी। उसके पास भी 4 sp3 ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे। इस तरीके से 4 sp3 ऑर्बिटल हो जाएंगे लाइक दिस। ये 4 sp3 ऑर्बिटल हो गए, राइट। ये 4 sp3 ऑर्बिटल हो गए। उनमें से इसका एक जो ऑर्बिटल होगा वो हाइड्रोजन के साथ, और बाकी जो ये वाला हाइड्रोजन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन के साथ, और वो आपका वेकेंट sp3 रहेगा। सो अब स्टोरी ये होगी, ये जो
बोरोन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड था, मींस ये जो BH बॉन्ड था जो दरअसल sp3s ओवरलैपिंग से बना था, इसका जो सिग्मा और बॉन्ड है, अब ये सिग्मा हो गया, ये ऑर्बिटल इसके साथ जुड़ने के बाद ये सिग्मा हो गया, ये जो सिग्मा ऑर्बिटल है, ये सिग्मा ऑर्बिटल इस sp3 के साथ ओवरलैप करने लगेगा। ये सिग्मा ऑर्बिटल भी, इन दोनों के बीच जो सिग्मा ऑर्बिटल है वो इस sp3 के साथ ओवरलैप करने लगेगा, और इस तरीके से जो ओवरलैपिंग है वो पूरी इस तरह से हो जाएगी sp3 और इस तरह की ओवरलैपिंग्स को, इस तरह की बॉन्डिंग्स को, जिसमें कोई भी एटम दो एटम्स के बीच एज ए ब्रिज का काम करता है, इन बॉन्डिंग्स को हम लोग बोलते हैं ब्रिज बॉन्डिंग। दीज आर कॉल्ड सिंपली ब्रिज बॉन्डिंग्स कहते हैं इनको। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। स्टोरी कैसे है, बोरोन है, नॉर्मली sp2 है, उस पर एक वेकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल है, राइट। वो sp2 पहले तो sp3 में कन्वर्ट होगा, बिकॉज बॉन्डिंग में जाने के लिए ओरिएंटेशन आपको sp3 चाहिए, और फिर वो sp3 सामने वाले के सिग्मा और इसका सिग्मा उस सामने वाले के sp3 के साथ फर्दर ओवरलैपिंग करेगा। इस तरह के जो बॉन्ड्स बनेंगे, क्रिस पटेल दे देंगे अभी एक बार, कर लेते हैं इसको, ठीक है। इस तरह के जो बॉन्ड बनेंगे अभी, इन बॉन्डों को कहेंगे हम ब्रिज बॉन्ड्स, बिकॉज दो एटम्स के बीच एज ए ब्रिज का काम कर रहे हैं ब्रिज बॉन्ड्स। मेरे ख्याल से प्राइमरीली स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई है, काली मतलब प्रिलिमिनरी स्टार्टिंग की स्टोरी आपको समझ में आ गई है। आइए नहीं आई स्टार्टिंग की स्टोरी आपको समझ में, राइट। तो इसको अगर हम एक साथ दिखाना चाहें बनने के बाद, ये तो मैंने बनने का प्रोसीजर लिखा है, अगर मैं बनने के बाद इसको एक साथ दिखाना चाहें तो हम लोग कहेंगे ये एक sp3 ऑर्बिटल है, ये भी एक sp3 ऑर्बिटल है, ये भी एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के sp3 ऑर्बिटल हो गए। यहां दिखाने के लिए एक ही प्लेन में दिखाया मैंने आपको, और यहां भी एक sp3 ऑर्बिटल है, सॉरी यहां भी एक sp3 ऑर्बिटल है, यहां भी एक sp3 ऑर्बिटल है, यहां भी sp3 है, यहां भी sp3 ऑर्बिटल है, राइट। और इनके बीच में यहां कुछ इस तरीके के s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, ये H का आपका s ऑर्बिटल है जो बीच में इस तरह से मौजूद है। इनका जो एमओ बनेगा वो एमओ भी मैं आपको शो कर दूंगा, कुछ इस तरह का एमओ होगा। दोनों एटम आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गए, राइट। और ये जो चारों sp3 है उनसे 4 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है। अगर ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट में कहे तो ये वाली ओवरलैपिंग दैट इज sp3s है। कौन सी ओवरलैपिंग है, sp3s ओवरलैपिंग्स है। ये वाली ओवरलैपिंग्स sp3s ओवरलैपिंग्स है, बोलो sp3s ओवरलैपिंग है। और अगर इस वाली ओवरलैपिंग की बात करें तो यहां से लेके वहां तक एक्सटेंड हो गई है, तो इस ओवरलैपिंग का नाम होगा sp3s sp3 ओवरलैपिंग। बट इसको ओवरलैपिंग से बेटर, वीबीटी से बेटर इसको एमओटी कॉन्सेप्ट से समझाना ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा एमओटी कॉन्सेप्ट से समझाना। पहली बात तो आपको मैं वीबीटी के अकॉर्डिंग इसकी कैनोनिकल्स भी बता के बताना चाहता हूं। तो दरअसल अगर हम इसकी कैनोनिकल्स बनाए तो कुछ इसकी इस तरह की कैनोनिकल्स ड्रॉ होंगी, BHHB रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूं सबसे पहले तो मैं। ये इसकी मेन स्ट्रक्चर होगी, ये वन ऑफ द बेसिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से एक होगी। दूसरी स्ट्रक्चर इसकी ऐसी भी हो सकती है कि आप इस बॉन्ड को तोड़ दें और दोनों इस तरीके से BH3 रहे, राइट। ये भी एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल स्ट्रक्चर। बोलो बेटा जी, ये बॉन्ड ना दिखा है इसके बीच, इसको उल्टा भी बनाया जा सकता है। अच्छा, इसके कैनोनिकल और पॉसिबल है, और वो पॉसिबल ये है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड ना होके आयोनिक बॉन्ड हो, और यहां पर BH4 यूनिट्स एज ए नेगेटिव यूनिट की फॉर्म में मौजूद हो और BH2 यूनिट्स एज ए पॉजिटिव यूनिट की फॉर्म में। याद रखना, इस वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम आगे यूटिलाइज करने के लिए जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्दर। इट मींस पहली बात तो ये है, इनकी जो आयोनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं ये भी कंट्रीब्यूट करती हैं। आयोनिक इनकी जो आरएस है, आयोनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं, वो नेग्लिजिबल नहीं होती, कंट्रीब्यूट करती हैं। ये भी कंट्रीब्यूट करती हैं, ये हमें मालूम चलेगा इनकी प्रॉपर्टी से। कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, हालांकि कम कंट्रीब्यूट करेंगी फिर भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती हैं, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन हाइब्रिड। तो ये भी हाइब्रिड के अंदर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है। ये बात आपको नहीं भूलनी है प्लीज, ये किसी सूरत हाल में मत भूल जाना ये वाली बात आप। इट मींस इनकी कोवेलेंट स्ट्रक्चर तो स्टेबल होती ही है, ये वाली जो नॉन आयनिक है अनचार्ज स्ट्रक्चर तो स्टेबल है ही, न्यूट्रल तो कंट्रीब्यूट करती है, बट इनकी चार्ज स्ट्रक्चर जो है वो भी कंट्रीब्यूट करती है इनके हाइब्रिड में, जिसके एप्लीकेशंस हम बाद में देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो ये आपकी स्ट्रक्चर्स की बात होगी। आइए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से समझते हैं इस ब्रिज बॉन्डिंग को। अच्छा, तो इस ब्रिज बॉन्डिंग को कहते क्या है, आइए जरा देख लेते हैं। अगर हम इस ब्रिज बॉन्डिंग की बात करें तो
बेसिकली अगर हम यहां से लेके यहां तक इस बॉन्ड की बात करें, अभी मैं स्ट्रक्चर और भी बताऊंगा इसकी डिटेल में, पर आप थोड़ा सा पहले ये समझ लीजिए थे। अगर मैं यहां से लेके यहां तक इस बॉन्ड की बात करें तो इस टोटल बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन थे जो शेयर हुए थे। इट मींस 3 सेंटर्स के बीच 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, इसीलिए इन इलेक्ट्रो बॉन्डों को हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? These bonds are called 3 center 2 electron bond because इन तीनों सेंटर्स के बीच में, हालांकि इनको बनाना भी बोलेंगे, एमओटी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बनाना कहते हैं। एमओटी हम उनको डिस्क्राइब करेंगे बनाना क्यों है। अभी तो इतना समझ लीजिए, इनको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों बोला? बिकॉज देयर आर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। यहां से लेके यहां तक इस पूरे बॉन्ड में, यहां से लेके यहां तक इस पूरे बॉन्ड में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी है। दैट्स व्हाई दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। आइए अब इनका एक वीबीटी डिस्क्रिप्शन समझने की कोशिश करते हैं। आइए B2S6 को हम समझना चाहते हैं, स्पेशली इसके इस ब्रिज बॉन्डिंग को समझना चाहते हैं एमओटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइए एमओ डायग्राम बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसके स्ट्रक्चर को विद द हेल्प ऑफ एमओटी। सो डेफिनेटली अगर एमओटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो हमारे पास एक sp3 ऑर्बिटल है, यहां पर एक पर्टिकुलरली s ऑर्बिटल है और यहां पर एक sp3 ऑर्बिटल है। यही ओवरलैपिंग है, यही मिक्सिंग हो रही है। इसके 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली पॉसिबिलिटी इसकी बनेगी कि तीनों के तीनों सेम फेज में हो। अगर ये तीनों सेम फेज में हो, ये भी प्लस फेज में हो, ये भी प्लस फेज में और ये भी प्लस फेज में हो। जरा सोचो, अगर ये तीनों के तीनों सेम फेज में होगा तो ये तीनों के तीनों आपस में मिल जाएंगे और उस केस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एमओ बनेगा, उसकी पिक्चर कुछ इस तरीके की होगी, कुछ अरे इस तरीके की, ऐसी, इट्स लाइक दिस, इस तरीके की पिक्चर होगी। और इसको बढ़िया बोले जाए तो ऐसे बोल दीजिए, इट्स लाइक दिस। ऐसी पिक्चर हो जाएगी आपकी अगर आप बनाना चाहेंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम को, तो ऐसी पिक्चर। बिकॉज ये पूरे के पूरे जुड़ गए, तीनों के तीनों जुड़ गए, राइट? तीनों सेम फेज में हो। पहला केस लिया मैंने, तीनों सेम फेज में। ये एक एमओ बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया आपका। दिस इज 1 एमओ। अगला एमओ होगा कि ये दोनों सेम फेज में हो, ये अपोजिट फेज में हो। अगर वो हुआ तो कैसा होगा, आइए जरा समझते हैं। कॉपी मार लेते हैं, इसको कॉपी मार लेते हैं। ये तो एमओटी में हमने खूब पढ़ाई है। इनमें से कोई एक अपोजिट फेज में कर देते हैं, कर दीजिए, ये वाला फेज में कर दीजिए। बताइए एमओ कैसा बनेगा। अगर हम इसके एमओ की चर्चा करें तो इसका एमओ कुछ ऐसा बनेगा, इट्स लाइक दिस। बोलो, इट्स लाइक दिस। ये वाला दोनों आपस में मिल जाएगा और ये वाला दोनों यहां कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, यहां डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। डेफिनेटली यहां एक नोड आएगा। इट मींस कुछ स्टोरी, जो दूसरा एमओ बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा और यहां बीच में 100% एक नोड मौजूद होगा, लाइक दिस। पक्का होगा मौजूद, बोलो बेटा जी, कुछ ऐसा मौजूद होगा। ये आपका नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। पिछला वाला क्या था आपका? दैट वाज ए बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बोलो बेटा जी, दैट वाज ए बीएमओ। दैट वाज ए बीएमओ बिकॉज वो पूरा कंस्ट्रक्टिव से था। दैट इज ए एनबीएमओ। ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ आपका। और तीसरी संभावना आपकी ये बनती है कि तीसरी संभावना में ऊपर वाला दूसरे फेज में आ जाए। बोले तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों हमने प्लस में ले लिए, बट वो माइनस फेज में आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो डिस्ट्रक्टिव ही डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। यहां भी डिस्ट्रक्टिव, यहां भी डिस्ट्रक्टिव। ऐसे केस में ये एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा कहीं यहां पर, लाइक दिस। यहां पर कहीं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। वो कुछ आप ऐसा कह सकते हो, ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा करके डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इस तरह का आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल शो होगा, लाइक दिस। आपको पता है यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहेगी इसमें। तो 3, अगर हम इस एक पर्टिकुलर ब्रिज बॉन्ड की बात करें और उस पर्टिकुलर ब्रिज बॉन्ड का अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी एमओ डायग्राम बनाना चाहें तो हमारे पास 3 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्रिएट हो गए। इनको मैं और बढ़िया पिक्चर में, मैंने तो थोड़ा गंदी गंदी पिक्चर बनाता हूं, अच्छी सुंदर पिक्चर में अगर मैं इसको बताऊं तो ये 3 तरह के एमओज फॉर्म हो गए। आप हाँ ये डाल रखे, ये 3 एमओज आपके पिक्चर हो गई इस तरीके से, राइट? ये आपने एक ब्रिज बॉन्ड ले लिया, BHB ब्रिज बॉन्ड, और उस ब्रिज बॉन्ड के 3 एमओज फॉर्म हो गए। दिस इज नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपका। यहां पर आपका ये रहा, ये आपका इस तरह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे भी मौजूद नहीं है, और ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO हो गया आपका। ये हो गया आपका ABMO, राइट? अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना मौजूद है इसमें? इट्स ए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बोलो बेटा जी, इट्स ए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से फिल करना शुरू करते हैं हम लोग,
भरना शुरू करते हैं तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली बीएमओ में आएंगे। इट मींस इसका ये वाला भी वेकेंट रहेगा, ये वाला भी वेकेंट रहेगा। और इसकी जो फोटो है, इसकी जो फोटो है, अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो ये जो फोटो है, इसी फोटो को हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड। इसी में रहेंगे इलेक्ट्रॉन, इसी पिक्चर में रहेंगे इलेक्ट्रॉन, इसी पिक्चर में रहेंगे गारंटी से इलेक्ट्रॉन। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, और इसका जो शक्ल है वो बनाना जैसी है, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड। इसीलिए अगर हम B2S6 के बीएमओ में भरेंगे अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन बीएमओ में भरेंगे, तो बीएमओ में भरेंगे तो कुछ इस तरह का ये जो बन गया, दैट्स कॉल्ड बनाना बॉन्ड, राइट, दैट्स कॉल्ड बनाना बॉन्ड। ऐसा कुछ, इसी को हम लोग बनाना बॉन्ड बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड बनाना। इट मींस ये दरअसल उनके तीनों की ओवरलैपिंग से, तीनों की मिक्सिंग से जो बीएमओ बना, उस बीएमओ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर दी, और वो जो उसकी शक्ल है, इट लुक्स लाइक इट, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड बनाना बॉन्ड। इसीलिए इन बॉन्डों को बनाना बॉन्ड कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको बनाना बॉन्ड की कहानी केले जैसा लग रहा है, आपको बनाना बॉन्ड की कहानी समझ में आ गई होगी, राइट, 100%। ये रही इसकी पिक्चर, ये रहा आपका बनाना, ये रहा आपका केले जैसा बॉन्ड। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको बनाना बॉन्ड की कहानी समझ में आ गई। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बनाना बॉन्ड। एब्सोल्युटली विष्णु गुप्ता। एमओ डायग्राम ऑफ B2S6 के बेस पे आपने यहां से क्लियरली कर लिया कि क्यों इसको बनाना कहते हैं। बिकॉज इसका बीएमओ की जो शक्ल है दैट इज लाइक केला, बीएमओ की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो शक्ल है दैट इज लाइक केला। तो परीक्षा में आ सकता है कि बताओ B2S6 का जो ब्रिज बॉन्ड है वो बनाना शेप का है। क्यों? क्योंकि इसका बीएमओ बनाना जैसा है, इसका एनबीएमओ बनाना जैसा है, या इसका एबीएमओ बनाना जैसा है। नहीं, ब्रिज बॉन्ड का बीएमओ बनाना बॉन्ड कहा जाता है। प्रेम कुमार जान रहे, ब्रिज बॉन्ड का बीएमओ बनाना जैसा है, ब्रिज बॉन्ड का बीएमओ बनाना जैसा है। बीएमओ ये याद रखना है आपको, और नेट वालों को तो स्पेशली याद रखना है ये बात। नेट वालों को तो स्पेशली ये बात याद रखनी है, पक्का ये वाली बात याद रखनी है नेट वालों को कि केला कहां है, केला क्या है। केला बीएमओ है, एनबीएमओ है, एबीएमओ है। एबीएमओ तो केले जैसा थोड़ी, जाने पेले जैसा नजर आ रहा है, केले जैसा नहीं पेले जैसा नजर आ रहा है। तो केले जैसा नहीं पेले जैसा नजर आ रहा है। ये तो पेले जैसा नजर आ रहा है कुछ कुछ। बीएमओ इज शेप्ड लाइक बनाना, उसका बीएमओ बनाना जैसा है। गॉट इट? अंगूर जैसा है। अंगूर बोल दो, चंगूर बोल दो, लंगूर बोल दो, है ना, कुछ भी बोल दो यार, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है यार, मुझे कोई मजा नहीं है उसमें, बाकी जो मर्जी बोल लो। ये केला है बस इतना बोल दो ना, ये केले जैसा है, सो इट इज लाइक केला। ठीक है, आपकी मर्जी है जो बोलो, उसको केला बोलो, पेला बोलो, है ना, चाहे जमेला बोलो। आइए, ये चीज हमने अब समझ ली कि बेसिकली इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है और उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, एक बात तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, अगर परीक्षा में पूछ ले कि बताओ इनमें से किसकी आयोनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करती है उसके हाइब्रिड में सबसे ज्यादा, मतलब इस तरह के सवाल आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब कोई पूछ ले कि बताओ इनमें से कौन से कंपाउंड की आयोनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है उसके हाइब्रिड में, कौन है इनमें से। तो याद रखना, B2S6 की ही हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करती है, बाकी जो और मैं ब्रिज बॉन्डिंग वाले कंपाउंड पढ़ाऊंगा उनकी हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट इतनी करती नहीं है। आई थिंक यू गॉट इट। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आ गई है? चलिए चलते हैं। अच्छा, आइए अब हम स्ट्रक्चर इसकी पढ़ लेते हैं। वो बॉन्डिंग थी, अब ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी तक मैं क्या पढ़ा रहा था? दैट वाज बॉन्डिंग इन B2S6, दैट वाज बॉन्डिंग इन B2S6, राइट। अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था दैट इज बॉन्डिंग इन B2S6, ये पढ़ा रहा था मैं बॉन्डिंग इन B2S6। हाँ, दैट वाज बॉन्डिंग इन B2S6। B2S6 में बॉन्डिंग कैसे होती है ये वाली कहानी पढ़ा रहा था। आइए अब हम पढ़ना चाहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ B2S6, स्ट्रक्चर ऑफ B2S6। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ B2S6। अगर हम B2S6 की स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑफ कोर्स बेसिकली ये टेट्राहेड्रल है। अगर ये टेट्राहेड्रल है तो चारों बॉन्ड एक प्लेन में होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इट मींस अगर कोई दो बॉन्ड अगर आपके एक प्लेन में ले आओगे
तो 100% बाकी के 2 बॉन्डों को आपको प्लेन से उठा उठा के डालना पड़ेगा। बोलो यस ऑफ कोर्स, कोई दो राय वाली बात नहीं है। सो अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तब तो फिर कहना ही क्या, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तब तो फिर कहना ही क्या, तब तो फिर बोलना ही क्या। सबको ये बात मालूम है कि आपको उठा उठा के इनको प्लेन से बाहर करना पड़ेगा। अगर आपने बाकी 2 बॉन्ड ले लिए प्लेन में तो ये दोनों बॉन्ड प्लेन में नहीं होंगे, एंड इट इज लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा ये, राइट। इट मींस इट्स ए नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। सबसे पहली चीज तो ये समझ में आई हमें, इट्स ए नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, राइट। टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? अगर इसके अंदर टोटल बॉन्ड्स की बात करें, टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, तो टोटल बॉन्डों में अगर आप इस बॉन्ड को एक बॉन्ड गिनेंगे, और जो कि हम इसको गिन रहे हैं, अगर आप इसको टोटल एक बॉन्ड गिनेंगे तो ऐसे केसेस में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है इसके अंदर 2, एक ये और एक ऊपर वाला, और बाकी जो नॉर्मल बॉन्डिंग है दैट इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। बाकी जो नॉर्मल बॉन्डिंग है दैट इज सिंपली 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और वो है आपके 4। सो टोटल बॉन्डिंग अगर देखा जाए तो दैट इज 6 बॉन्ड्स है टोटल, जिसमें से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है 2 आपके, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है 4 आपके। ये नॉर्मल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, टोटल बॉन्ड्स कितने हैं। अगर नॉन प्लेनर की बात है तो मैक्सिमम एटम एक प्लेन में कितने होंगे, ये सवाल बहुत उठता है। अच्छा ठीक है, क्या बोला था पता नहीं क्या, हाँ मैक्सिमम एटम एक प्लेन में कितने होंगे अगर ये चर्चा करें तो ऑफ कोर्स हमने इन दोनों एटमों को प्लेन से बाहर रखा है, इसको और इसको, तो बाकी जो एटम है वो तो एक प्लेन में आ ही सकते हैं। इट मींस ये बोरोन और ये दोनों हाइड्रोजन ये तो प्लेन में ही है, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। बोलो ये हाइड्रोजन और ये बोरोन तो प्लेन में ही है, ये बोरोन और ये हाइड्रोजन भी प्लेन में ही है। इसका मतलब मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन अगर पूछा जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन, अगर एक प्लेन में नंबर ऑफ एटम्स की बात करें मैक्सिमम पूछा जाए आपसे तो दैट विल बी 6। टोटल 6 एटम्स हैं प्लेन में, 4 हाइड्रोजन और 2 बोरॉन्स, राइट। मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन है। अच्छा इसे मिनिमम मत बोल देना, मिनिमम में तो मर्जी आए जो प्लेन ले लो आप, हो सकता है ऐसा प्लेन लो जिसमें इलेक्ट्रॉन ही ना हो, 0 भी हो सकता है। सो कई लोग ये बोल देते हैं कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ, ये तो क्वेश्चन ही नहीं होता, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। ऐसा तो कोई क्वेश्चन कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी मर्जी आए जो प्लेन पास कर लो। मान लीजिए आपने तो एक प्लेन यहां से पास कर लिया, उसमें तो 0 ही एटम है, उसमें तो कोई है ही नहीं। इट मीन मैक्सिमम का सवाल बनता है, मिनिमम का कोई सवाल नहीं बनता, ये पक्का ध्यान रखना है अपन को। मिनिमम नंबर ऑफ एटम इन ए प्लेन इज नॉट अ क्वेश्चन। कोई 2 नहीं है, कौन बोला है केस 2, कोई 2 नहीं है। आप ये वाला प्लेन ले लो, एक ही एटम है बोरॉन, क्या फर्क पड़ रहा है आपका। ये वाला प्लेन ले लो, ये वाला प्लेन एक ही बोरॉन एटम है, कहां से आगे जा। ये वाला प्लेन ले लो, एक ही बोरॉन एटम है, लो कहां से आगे, कौन बोल दिया। मिनिमम का कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ एटम इन ए प्लेन इट्स ए नॉनसेंस क्वेश्चन। आप ऐसा भी प्लेन ले सकते हो जिसमें 0 एटम है, राइट। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। यू कैन टेक ए प्लेन, नहीं कहां से 2 आ जाएगा, है ही। सो मैक्सिमम ही बात कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं, मिनिमम तो आप 0 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, इधर से प्लेन पास कर लो। कोई ऐसा भी प्लेन होता है कि जहां कोई एटम होता ही नहीं है ना, या एक भी एटम होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली स्ट्रक्चर की हमारी बात आ गई। अब बॉन्ड एंगल्स की बात कर लेते हैं। सो आइए बॉन्ड एंगल्स की चर्चा कर लेते हैं। वैल्यू तो मैं याद रखता नहीं हूं कभी, क्योंकि मेरे को तो एग्जाम देना नहीं है, आपको तो याद रखनी है, बिकॉज आपको परीक्षाएं देनी है। सो अपन को तो देना नहीं है, आप ही को परीक्षा देनी है। आइए बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं। तो शायद ये B2S6 का ही कहानी है, हाँ ये B2S6 की कहानी है। देख लीजिए बॉन्ड एंगल्स की बात करें, लगभग ये वाला जो बाहर का टर्मिनल एंगल होता है इनको बोलते हैं टर्मिनल बॉन्ड्स। बाहर वाले बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड टर्मिनल बॉन्ड्स, इनको कहा जाता है टर्मिनल बॉन्ड्स। और अंदर वाले जो बॉन्ड होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड्स। ब्रिज बॉन्ड, इनको बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। समझ में आया, ये पूरा बॉन्ड एक इज ए ब्रिज बॉन्ड, ये पूरा बॉन्ड इज ए ब्रिज बॉन्ड। तो अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो BHB जो टर्मिनल वाला है वो लगभग 122 डिग्री के आसपास होगा, 121.8, और जो अंदर वाला है वो लगभग 97 डिग्री के आसपास आपका बॉन्ड एंगल होता है। ये तो एंगल की बात हो गई। अब बात आती है बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ जरूर देख लीजिएगा, अभी मैं कंपैरिजन भी सिखाऊंगा आपको बॉन्ड लेंथ, अभी देख लीजिएगा। ये वाली बॉन्ड छोटी होती है, कौन सी, टर्मिनल बॉन्ड छोटे होते हैं, 1.19 एंगस्ट्रॉम है ये, और जो ब्रिज बॉन्ड्स है वो बड़े हैं, 1.329 एंगस्ट्रॉम है। अच्छा सबसे पहले तो ये समझ लो, ब्रिज बॉन्ड में BH की लेंथ है ये 1.329 एंगस्ट्रॉम इस पूरे बॉन्ड की लेंथ नहीं है ब्रिज बॉन्ड की, इट इज द हाफ ऑफ
लेंथ ऑफ ब्रिज बॉन्ड। तो एक तो पहले बात ये नोट कर लीजिए कि ये ब्रिज बॉन्ड की लेंथ नहीं है, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ब्रिज बॉन्ड, या ये बीएच बॉन्ड डिस्टेंस है, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। यू कैन कॉल इट बीएच बॉन्ड डिस्टेंस, इसको आप बीएच बॉन्ड डिस्टेंस भी बोल सकते हो। तो क्योंकि अगर ब्रिज बॉन्ड की लेंथ पूछी जाएगी, लेंथ ऑफ ब्रिज बॉन्ड पूछेंगे, तो उस ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, अगर लेंथ ऑफ ब्रिज बॉन्ड की बात करेगा तो ब्रिज बॉन्ड के अंदर उस पूरे बॉन्ड को लेना पड़ेगा आपको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में लेंथ ऑफ बीएचबी लेना पड़ेगा, लेंथ ऑफ बीएचबी ब्रिज लेना पड़ेगा। और अगर बीएचबी ब्रिज की लेंथ लेंगे आप तो दैट विल बी 1.329 मल्टीप्लाई बाई 2 एंगस्ट्रॉम। सो ये पक्का ध्यान रखना, ये ब्रिज बॉन्ड की लेंथ नहीं है, ये बीएच की बॉन्ड डिस्टेंस कंपेयर की है, दैट इज कंपेयर बीएच बॉन्ड डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट वन, ये बीएच की बॉन्ड डिस्टेंस कंपेयर की है। आप पर परसेंटेज कैरेक्टर आप आजकल सारी जानती हैं, ठीक है, हर कोई नॉर्मल सा आदमी भी जानेगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर को छोड़ दीजिए, अभी हम चर्चा इसकी कर रहे हैं। सो आई थिंक यू गॉट इट। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ गई, आई या नहीं आई पहले तो बताओ, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। हम आईनी फाइनी कैरेक्टर और सबकी बात कर लेंगे, पहले ये वाली बात समझ में आई नहीं आई कि 6 तरह के बॉन्ड है, 4 आपके टर्मिनल बॉन्ड है, 2 आपके ब्रिज बॉन्ड है। ब्रिज बॉन्ड लंबे हैं, इसकी चर्चा भी हम कर लेंगे, वो तो बॉन्ड लेंथों की कंपैरिजन की कैरेक्टरिस्टिक्स में चर्चा कर ली जाएगी। ये बॉन्ड छोटे हैं, इसकी चर्चा भी हम लोग कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, फलाना कौन है, वी विल डील इट, हम इसकी चर्चा कर लेंगे। पर पहले तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई है, क्लियरली पहले बता दीजिए मुझे, ये सारी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। सो ये जो लेंथ दे रखी है दैट इज ए बीएच बॉन्ड डिस्टेंस, ये ब्रिज बॉन्ड में बीएच बॉन्ड की डिस्टेंस है, ठीक है, गॉट इट बॉडी। सो हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ब्रिज बॉन्ड है, ब्रिज बॉन्ड की आधी लेंथ, ब्रिज बॉन्ड की लेंथ पूछेंगे तो हम इस बोरोन से उस बोरोन तक बताएंगे उसको, फ्रॉम दिस बोरोन टू दैट बोरोन। थैंक यू प्रेम, दिस बॉन्ड टू दैट बोरोन की हम बात करेंगे, ठीक है, गॉट इट, ओके। आइए अब थोड़ा सा इस V2S6 के बारे में प्रॉपर्टीज की चर्चा की जाए, ठीक है। पहले तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा कर लेते हैं, 1 बाई 1 चीजों को सॉल्व करना शुरू करते हैं, 1 बाई 1 चीजों को सॉल्व करना शुरू करते हैं, चीजों को सॉल्व करना शुरू करते हैं 1 बाई 1। सबसे पहले तो बात करते हैं इन बॉन्ड लेंथ की कि बॉन्ड लेंथ ऐसी दिख क्यों रही है। अगर BH टर्मिनल की बात करें और BH ब्रिज की बात करें, BH बॉन्ड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ब्रिज की, तो जो ब्रिज वाले हैं वो टर्मिनल वालों से लेंथ में बड़े हैं। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ में वो बड़े हैं, ये साफ दिख रहा है, 1.33 लगभग 1.19 से ज्यादा ही बड़ा होता है। ऐसा क्यों, व्हाई इट इज लाइक दैट, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, मतलब इस बॉन्ड लेंथ को कैसे एक्सप्लेन करें। आइए, अगर हम इस बॉन्ड एंगल की बात करें थीटा, तो आपको पता है थीटा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, और बॉन्ड लेंथ होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। इट मींस अगर हम इन थीटा की बात करें, दिस थीटा 1, अगर इसको हम कंपेयर करें दिस थीटा 2 से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्लियरली कि ये बॉन्ड जो एंगल है वो बढ़ गया और ये बॉन्ड एंगल है वो घट गया है। इट मींस ये बॉन्ड एंगल बड़ा है, अगर ये बॉन्ड एंगल बड़ा है तो इन बॉन्डों में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है, होगा ज्यादा। और अगर ये बॉन्ड एंगल कम है तो गारंटी से इन बॉन्डों में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है। बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ अभी तक। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल डिफरेंट होगा तो सुभाषिस मुखर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सुभाषिस मुखर्जी, ठीक है, इधर उधर डेसिमल ऑसिमल चेंज होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। असीम के दास लो, कोई और दास से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन विच फैक्टर, क्या विलायत अली यत्तू, कौन विच फैक्टर, डाइमराइज होने के लिए, और क्या हुआ डाइमराइज होने के लिए, दैट इज द फैक्टर और कौन फैक्टर।
हाइब्रिडाइजेशन तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है भाई, सच में थोड़े ना हो रहा है कुछ, नो डाउट। अगर यहां परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, समझने की कोशिश करना, तो डेफिनेटली यहां जो बॉन्ड लेंथ होंगी वो छोटी होंगी। अगर यहां परसेंटेज एस करेक्टर कम है तो डेफिनेटली यहां बॉन्ड लेंथ होंगी वो लंबी होंगी। सो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऑर्बिटल ही दरअसल लंबे हैं, ये ऑर्बिटल ही दरअसल छोटे हैं, तो इनकी बॉन्ड लेंथ लंबी होना लाजमी था, वाजिब था, कोई तकलीफ वाली बात हमको हुई नहीं। एक बात तो हमने ये समझ ही ली, इसको समझने के लिए तो हमें वैसे भी कुछ लगा नहीं, ठीक है। 1 सेकंड में हमको बात समझ में आ गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तनुजा है परसेंटेज एस करेक्टर तो केमिकल बॉन्डिंग में है बेटा, वहां समझ में आएगा ना। लेकिन अब अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमको समझना है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, ये जरा देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, ये तो हमने बात की बॉन्ड लेंथ की, अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ परसेंटेज एस करेक्टर पे डिपेंड तो करती है। जो जिनमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है नॉर्मली वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, बट बॉन्ड स्ट्रेंथ परसेंटेज एस करेक्टर के अलावा भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। यानी कि जैसे जेड इफेक्टिव, जैसे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, बेसिकली वहां अट्रैक्शन कितना ज्यादा है, अल्टीमेटली बॉन्ड तो अट्रैक्शन की स्टोरी है। अगर आप यहां से लेके यहां तक इन 2 इलेक्ट्रॉनों की स्टोरी को समझने का प्रयास करें, स्केले को, तो आपको पता है टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पूरे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की है। इस पूरे ऑर्बिटल में, ये जो ऑर्बिटल बना आपका एमओ, दैट इज बनाना ऑर्बिटल भी बोलते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड बनाना ऑर्बिटल। ये आपका जो केला जैसा ऑर्बिटल आपका बनाना ऑर्बिटल, इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉनों की टोटल इसके अंदर डेंसिटी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इस 2 इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी शेयर्ड है, ये डेंसिटी शेयर्ड है बिटवीन 3 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस या 3 सेंटर के बीच शेयर्ड है। आप मुझे बताइए, अगर 3 सेंटर के बीच 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो तो वह अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा होगा, यानी कि अट्रैक्शन जो है वो बहुत हाई होगा। अगर बहुत हाई अट्रैक्शन होगा तो डेफिनेटली इन इलेक्ट्रॉनों पर कंट्रोल बहुत ज्यादा होगा न्यूक्लियस का। इट मींस इस तरह के जो बॉन्ड होंगे वो दरअसल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। सो यू गॉट इट, ज्यादा न्यूक्लियस कम इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा एटम्स कम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर अट्रैक्शन, मोर स्ट्रेंथ, मोर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। दैट इज वाई एक अजीब सी स्टोरी वो ये है। हाँ कृष्णा, रियल हाइब्रिडेशन निकाल ले, ठीक, कॉस थीटा डाल के, ठीक है, कॉस थीटा डाल के निकाल सकते हैं। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो नॉर्मली जो ब्रिज बॉन्ड है, ब्रिज बीएच बॉन्ड है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है टर्मिनल बीएच बॉन्ड से। तो ये अपनी स्टोरी एक नॉर्मल सी अपन ने समझना चाहिए, जिसको हमने समझ लिया। इसको कई लोग आयनिक फाइनिक की बात है, आयनिक उसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उससे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते बॉन्ड स्ट्रेंथ को। अगर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो हम किसी कैनोनिकल को यूज करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, समवॉट इसके अंदर आयनिक करैक्टर भी है, मैंने आपको बताया था। हम इसके एक स्ट्रक्चर पर, एक हाइब्रिड है, वो एक हाइब्रिड है, उससे भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं हम लोग कि हम अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहें, सॉरी एक कैनोनिकल हाइब्रिड नहीं, कैनोनिक एक आरएस है वो, अगर हम इसकी आरएस बनाना चाहें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना चाहें कुछ इस तरीके से, तो यस, इसकी वन ऑफ द कैनोनिकल के अंदर आयोनिक करैक्टर है, और इसकी वजह से भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी भी बॉन्ड में आयोनिक करैक्टर आएंगे तो डेफिनेटली उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बट इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ठीक है, उतना कंट्रीब्यूशन इसका है नहीं इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, इसीलिए ठीक है कह सकते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे, बट इटसेल्फ स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिग्निफिकेंट तो है बट लेस कंट्रीब्यूशन है। सिग्निफिकेंट तो है पर कंट्रीब्यूशन कम है स्ट्रक्चर का। सो यस, ये अकेला अगर आप ये आंसर दोगे तो ये ठीक आंसर नहीं है। इफ यू विल गिव दिस आंसर, ये माइनर आंसर हो सकता है, दैट इज विल बी ए माइनर आंसर। हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये इसकी जो आयनिक स्ट्रक्चर है उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का,
तो ये माइनर रीजन हो सकता है. मेजर रीजन विल बी इट्स अ 3 center 2 electron bond, and any 3 center 2 electron bond is a very stable bond because 3 atoms, 3 nucleus are binded, 2 electrons are binded by 3 nucleus, 2 electrons are held by 3 nucleus, and of course 3 nucleus will hold 2 electron better than the 2 nucleus hold the 2 electrons. Better than 2 nucleus hold the 2 electrons. So it's a very simple type of picture. You can interpret it like that. I think आपको ये वाली मेरी बात समझ में आ गई होगी. B2S6 की स्टोरी समझ में आ गई होंगी डाइमराइज की. अच्छा, क्वेश्चन उठता है अब कौन कौन डाइमराइज होते हैं. B2S6 तो हो गया, इसकी रिएक्शंस हम लोग बाद में देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में देखेंगे, पर हम कहते हैं कि ऐसे डाइमराइजेशन कौन कौन होगा. क्या BF3 डाइमराइज होगा? क्या BCl3 डाइमराइज होगा इस तरीके से? क्या BMe3 डाइमराइज होगा? क्या BPH3 डाइमराइज होगा? ये तो बोरोन के कंपाउंड हो गए. बाकी में भी देखेंगे क्या ये डाइमराइज होंगे. आंसर है बेसिकली डाइमराइज होने के लिए भी फ्लोरीन को एज ए ब्रिज काम करना पड़ता है, और फ्लोरीन एज ए ब्रिज काम करे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज ए ब्रिज काम करने को तैयार होगा जिसकी साइज भी बहुत छोटी है. इट मींस अब आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा किसी भी एटम का एज ए ब्रिज काम करने के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है. अगर कोई भी एटम, मान लीजिए मैंने यहां बोरोन ले लिया, एंड इफ यू आर टेकिंग सम एटम ए एंड इफ यू आर मेकिंग अ ब्रिज बॉन्ड लाइक दैट, राइट. सो कोई भी एटम ब्रिज पे आए उसके लिए उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. पहला तो ये ऑफ कोर्स बेसिकली ये वाले बॉन्ड लंबे होंगे तभी ये ब्रिज फैसिलिटेट करेगी, बिकॉज ये एक 4 मेंबर रिंग है, और 4 मेंबर रिंग्स में आपको पता है ऑलवेज एक स्ट्रेन होती है, और स्ट्रेन से रिलीज बचने के लिए एक्चुअली लॉन्गर बॉन्ड्स होने चाहिए. और लॉन्गर बॉन्ड्स होने के लिए या तो ये एटम लार्ज होना चाहिए, कहानी, या तो ये एटम ठीक ठाक हो, लार्ज हो, राइट. ये एटम लार्ज हो, और लार्ज ही नहीं, ये नहीं हो तो फिर ये एटम लार्ज हो. अगर मैं यहां इसको एटम एक्स बोल देता हूं, व्हाटएवर, इसको मैं बोरोन ही क्यों लिखूं. अगर मैं इस एटम को एक्स बोल लेता हूं, नॉर्मल कंडीशंस की बात है ना, इस एटम को भी मैं एक्स बोल लेता हूं, इस एटम को भी मैंने यहां पे एक्स बोल दिया, नॉर्मल कंडीशन की बात है, ठीक है. या तो ये लार्ज हो, या बॉन्ड लेंथ होने के लिए ये भी लार्ज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसके लार्ज होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट. या फिर दूसरा केस ऐसा हो कि बेसिकली अगर ये लार्ज ना भी हो चलेगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए. या तो लार्ज हो, अगर लार्ज नहीं हो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, क्योंकि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और नॉर्मली स्मॉलर साइज का होगा तो ब्रिज पे स्ट्रेन बहुत बढ़ जाएंगी, और ऐसे केस में ब्रिज पे स्ट्रेन बहुत बढ़ जाएंगी तो नॉर्मली ब्रिज बॉन्डिंग्स फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगी. इट मींस ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि बोरोन छोटे एटम्स के साथ ब्रिज पे फैसिलिटेट करता नहीं है. लार्जर एटम के साथ बोरोन कर लेता है फैसिलिटेट, फ्लोरीन, मैं भी क्या बोल रहा हूं, फ्लोरीन छोटे एटम्स के साथ ब्रिज पे फैसिलिटेट कर नहीं पाता, लार्जर एटम के साथ फ्लोरीन कर लेता है. एल्यूमिनियम के साथ फ्लोरीन कर लेगा, AlF3 हम देखेंगे, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया से नहीं कर पाएगा, फिर भी फ्लोरीन कर लेता है उनके साथ. स्मॉलर एटम्स के साथ वो फैसिलिटेट नहीं कर पाता, राइट. दूसरी और तीसरी बड़ी बात, डाइमराइजेशन के लिए कितना वो ईगर है, वो मॉलिक्यूल कितना डाइमराइज होना चाहता है. सो दोनों बातें हैं, ब्रिज बॉन्डिंग होने के लिए दोनों बातें हैं, दोनों चीज होनी चाहिए. पहला, अच्छा ब्रिज बॉन्डिंग हुई क्यों, डेफिनेटली मोनोमर स्ट्रीमर नहीं था इसलिए. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, मतलब ब्रिज बॉन्डिंग की जरूरत क्या पड़ी, मतलब नीड क्या थी, है ना. ब्रिज बॉन्डिंग की जो चीज है, अगर आपको ब्रिज बॉन्डिंग समझनी है तो ब्रिज बॉन्डिंग की चीज समझनी पड़ेगी अंदर से. पहला तो नीड ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग कितना है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ब्रिज बॉन्डिंग की जरूरत कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कितनी जरूरत है. दूसरा, ईज ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग कितना है, कितना आसानी से ब्रिज बॉन्डिंग हो जाएगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा. ईज ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग कितना है. सो दोनों बातें आपको समझनी पड़ेगी, नीड ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग और ईज ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग. दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अच्छा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये होती है आपकी कि बेसिकली नीड ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग तो बहुत सिंपल है कि उसका जो मोनोमर है वो अनस्टेबल होना चाहिए. और अनस्टेबल होने का मतलब ये हुआ कि बेसिकली नॉर्मली अनस्टेबिलिटी से यहां मेरा मतलब है
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने से, कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा स्टोरी उतनी ही बेसिकली आपकी किस तरफ चलती जाएगी, डाइमराइजेशन की तरफ या ब्रिज बॉन्डिंग की तरफ जाएगी। अच्छा, ईज ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग में क्या है, जो दोनों एटम्स है, सेंट्रल एटम और ब्रिज एटम, दोनों फैसिलिटेट कर देती है ब्रिज बॉन्डिंग को। मींस बोथ एटम्स सपोर्ट ब्रिज बॉन्डिंग, दोनों एटम ब्रिज बॉन्डिंग को सपोर्ट करने चाहिए। और कौन से दोनों एटम है वो, कौन से दोनों एटम है सपोर्ट करने के लिए, सेंट्रल एटम, एक तो बेसिकली वो भी ब्रिज बॉन्डिंग को सपोर्ट करना चाहिए, सेंट्रल एटम ब्रिज बॉन्डिंग को सपोर्ट करना चाहिए, और दूसरे साइड एटम्स भी ब्रिज बॉन्डिंग को सपोर्ट करने चाहिए, साइड एटम्स भी ब्रिज बॉन्डिंग को सपोर्ट करने चाहिए। अब देखिए, अब एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूं मैं आपको, मतलब एक गजब, क्या बोलूं, एक गजब की चीज, मतलब इसको एक इंटरेस्टिंग चीज समझ सकते हैं। देखो, डायलेमा आएगा हमारे सामने, एक अजीब डायलेमा आएगा जब हम ब्रिज बॉन्डिंग से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अजीब डायलेमा आएगा हमारे सामने, अजीब, हम दोराहे पे खड़े होंगे। कैसे दोराहे पे खड़े होंगे, अगर मान लीजिए आप BH3 लें और BCH3 लें, ठीक है, और BCH3 का होता है मतलब BME3 ले, तो बेसिकली ये आसानी से डाइमराइज नहीं होता, नॉट इजीली डाइमराइज, ठीक है, नॉट इजीली डाइमराइज। क्यों नहीं होता नॉट इजीली डाइमराइज? बिकॉज ये जो ग्रुप होते हैं, इनकी जो क्राउडिंग है, स्टेरिक क्राउडिंग जो है, वो डाइमराइजेशन को, टेंडेंसी को लोअर करती है। अजीब है, अजीब, डाइमराइजेशन की टेंडेंसी को लोअर करती है, मतलब अजीब है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक तरफ मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बगल में जुड़े हैं बल्कि नहीं होने चाहिए, लार्ज नहीं होने चाहिए, कमाल। और एक तरफ मैं कह रहा हूं कि BF3 भी आसानी से डाइमराइज नहीं होता, मतलब मैं क्या ही मतलब बोलूं, गजब है, इसको समझने वाले ही समझेंगे कि BF3 भी डाइमराइज नहीं होता क्योंकि फ्लोरीन स्मॉल भी है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, और मेरे को ब्रिज बॉन्डिंग फैसिलिटेट करवाने के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मेरे को ब्रिज बॉन्डिंग फैसिलिटेट करवाने के लिए ये थोड़ा बड़ा भी चाहिए और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी चाहिए। अब ऊपर कह रहा हूं बड़ा नहीं चाहिए, तो क्राउडिंग में और बॉन्ड लेंथ में फर्क समझना है आपको, क्राउडिंग में और बॉन्ड लेंथ में फर्क समझना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लीजिए। क्राउडिंग और बॉन्ड लेंथ में फर्क समझना है आपको। मैं कह रहा हूं लेस क्राउडेड होना चाहिए, वो बोरोन एटम लेस क्राउडेड होना चाहिए, ओहो, बोरोन एटम लेस क्राउडेड होना चाहिए, डाइमराइजेशन की टेंडेंसी होने के लिए लेस क्राउडेड होना चाहिए, बट नॉर्मली ये जो है ये लार्जर साइज के होने चाहिए। ऐसे केस में मेरा मतलब वो पॉली एटॉमिक ना हो, नॉट हो पॉली, वो हो, कमाल हो गया, वो पॉली एटॉमिक ना हो, आहा, यही स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉली एटॉमिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ आसानी से वो ब्रिज बॉन्डिंग को फैसिलिटेट भी करना चाहिए। इसीलिए आइए दोनों को मिला के कंबाइंड अगर बोलें तो हम ऐसा कह सकते हैं, BF3 नहीं करता, BCl3 भी नहीं करता नॉर्मली डाइमराइज, BME3 भी नहीं करता डाइमराइज, BPH3 भी नहीं करता डाइमराइज, ठीक है, BH3 कर जाता है डाइमराइज, आसानी से बाकी सब नहीं कर रहे हैं डाइमराइज। ये क्यों नहीं कर रहा? इसकी 2-3 वजह है। एक वजह तो ये भी है कि ये टेंडेंसी ही नहीं है डाइमराइज करने की, डेफिशिएंसी ही नहीं है इसमें, उतनी नहीं है, क्योंकि इसमें ठीक ठाक बैक बॉन्डिंग्स हैं, ठीक ठाक बैक बॉन्डिंग्स हैं। तो बैक बॉन्डिंग्स अगर ठीक ठाक है तो ऑफ कोर्स उसको डाइमराइज करने की कम चाहत होगी। दूसरा, अगर वो करना भी चाहे तो बेसिकली बोरोन BF बॉन्ड है, वो आसानी से नॉट इजीली फैसिलिटेट ब्रिजिंग, नॉट इजीली फैसिलिटेट ब्रिजिंग, वो आसानी से ब्रिजिंग को फैसिलिटेट नहीं करेगा। दोनों ही बातें हैं। अच्छा, BCl3 क्यों नहीं करेगा? ऑफ कोर्स बैक बॉन्डिंग तो है ही, साथ ही साथ BCl के अंदर
जो क्लोरीन है, क्लोरीन आसानी से ब्रिज बॉन्डिंग को फैसिलिटेट करते हैं, बहुत आसानी से इजीली ब्रिज बॉन्डिंग को फैसिलिटेट करते हैं। बट प्रेजेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग और स्मॉल क्राउडिंग, ज्यादा तो नहीं लेकिन स्मॉल क्राउडिंग जो है वो दोनों मिलके उसको रोक दे रहे हैं, दोनों मिलके रोक दे रहे हैं। BME3 में कुल पूरी कहानी क्राउडिंग की, वो रोक दे रही है। इसमें पूरी कहानी क्राउडिंग की, अच्छा क्राउडिंग प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, क्राउडिंग प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, क्राउडिंग प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, वो रोक दे रहा है, वो रोक दे रहा है। इसमें क्राउडिंग भी है और कॉन्जुगेशन भी है, वो रोक दे रहा है। इसीलिए कुल मिला के ये सब डाइमरेशन के लिए उपयुक्त नहीं है, ब्रिज बॉन्डिंग के लिए। ये सब में पास हुआ और उपयुक्त भी है, ठीक ठाक भी है और बढ़िया भी है डाइमरेशन के लिए। इसका मतलब ये कतई नहीं समझना है कि केवल बैक बॉन्डिंग ही डाइमरेशन, ना 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 ना। बैक बॉन्डिंग एक फैक्टर है, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है। डाइमराइज कौन होना चाहता है, डाइमराइज होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, डाइमर बनने के लिए कैसी कहानी होगी, बहुत सारी स्टोरीज है, तब मिलकर डाइमराइजेशन होता है। इसीलिए बोरोन के कंपाउंड आसानी से डाइमराइज नहीं होते। बट इन केस ऑफ BH3 लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, yes animase, this is also one of the reason, very good, very good, one of the reason, ठीक है। सो वो नॉर्मल, हम उतना एमओटी में अंदर नहीं जा रहे एनिमेस, हम इसको नॉर्मल कहानी के अंदर समझ रहे हैं, ठीक है। पर एल्यूमिनियम के साथ ये समस्याएं नहीं है, एल्यूमिनियम के साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं है। एल्यूमिनियम खुद बहुत बड़ा है, एल्यूमिनियम खुद बहुत बड़ा है, अपने आप में बहुत बड़ा है। इसका मतलब एल्यूमिनियम में फ्लोरीन छोटा होगा तो भी ब्रिज बॉन्डिंग सपोर्ट कर जाएगा, तो भी ब्रिज बॉन्डिंग सपोर्ट कर जाएगा, हां कर जाएगा, बिल्कुल ब्रिज बॉन्डिंग सपोर्ट कर जाएगा। क्लोरीन बड़ा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बैक बॉन्डिंग इनमें होती ही नहीं थी, मोनोमर की फॉर्म में बैक बॉन्डिंग होती ही नहीं है। AlMe3 जाओगे उसको भी कोई तकलीफ नहीं है, उसमें भी कोई क्राउडिंग, जो कि बड़ा है ना, क्राउडिंग की भी कोई समस्या नहीं है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। AlET3 जाओगे तो उनमें भी कोई समस्या नहीं। इट मींस एल्यूमिनियम वालों में कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए एल्यूमिनियम वाले आसानी से इजीली ब्रिज बॉन्डिंग करते हैं, इजीली डाइमराइज भी होते हैं, आसानी से डाइमराइज भी होते हैं और इजीली ब्रिज बॉन्डिंग्स भी करते हैं आसानी से। क्योंकि सारी समस्या थी वो बोरोन के छोटे होने में थी, वो खत्म हुआ और बोरोन के पास बैक बॉन्डिंग की समस्याएं भी थी। इनमें ना तो बैक बॉन्डिंग की समस्या है ना छोटे होने क्राउडिंग की समस्या, इसलिए एल्यूमिनियम वाले आसानी से डाइमराइज को, पॉलीमराइज को वो छोड़ दीजिए, बिकॉज ये डाइमराइज करता है, ये डाइमराइज करता है, ये डाइमराइज करता है, इसका डाइमर भी एग्जिस्ट करता है, इसका भी डाइमर एग्जिस्ट करता है, इसका डाइमर एग्जिस्ट करता है, बट इसका डाइमर नहीं, इसका पॉलीमर ही एग्जिस्ट करता है, डाइमर एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि पॉलीमर इसका भी एग्जिस्ट करता है, पॉलीमर इसका भी एग्जिस्ट करता है, बट AlF3 का स्पेशली डाइमर एग्जिस्ट नहीं करता, उसका पॉलीमर ही एग्जिस्ट करता है। सो इट इज लाइक दिस, मोनोमेरिक फॉर्म में वो आयनिक भी होता है, इट इज लाइक दिस। सीमा यादव पिछले वाले कहानी में बता चुका हूं मैं, उधर जाके देख लीजिए, ठीक है। स्टेबिलिटी का आर से कोई संबंध नहीं है सीमा यादव, वहां स्टेबिलिटी का आर से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अरे श्रेया जैन AlF3 कैसे नहीं करता पॉलीमराइज, भाई सवाल पूछा है श्रेया AlF3 का, पागल हो जाएगी। ले AlF3 पॉलीमराइज नहीं करता, ब्रिज बॉन्डिंग नहीं करता AlF3, श्रेया AlF3 ब्रिज बॉन्डिंग नहीं करता, रियली AlF3 नॉट ब्रिज बॉन्डिंग, ऐसा सच्ची बता, सच्ची, ऐसा सच्ची, ले ले श्रेया ले, प्रत्यक्ष में किम प्रमाणम, श्रेया क्या है। और ये भी एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे कंपाउंडों में इस तरह के स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करती है इसकी, बहुत सारे कंपाउंडों में इस तरह की स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करती है इसकी। पॉलीमेरिक फॉर्म ये रही,
ये रही एल्यूमिनियम फ्लोराइड AlF3 की पॉलीमेरिक फॉर्म, AlF3 का होल N, दिस इज द पॉलीमेरिक फॉर्म। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए कहानी को, आगे बढ़ जाते हैं और ब्रिज बॉन्डिंग की स्टोरी से आगे समझना शुरू करते हैं। चलिए, सो आगे कहानी ब्रिज बॉन्डिंग की हमने समझ रहे, नॉर्मली हमने स्टोरी ब्रिज बॉन्डिंग की समझ ली। ठीक है, कि बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ मिला के, इसलिए अब हम छोटे बच्चों की तरह नहीं करेंगे, बैक बॉन्डिंग को देखेंगे ना, कई सारी स्टोरीज थी, बहुत सारी बातें हैं। कब फ्लोरीन नॉर्मली ब्रिज का काम नहीं करता है, तो कुछ कंक्लूजन हम लोग रिमार्क ले ले। तो नॉर्मली हम लोग बोलेंगे, नॉर्मली फ्लोरीन इज नॉट अ गुड ब्रिजिंग एटम। सामान्यतया फ्लोरीन जो है वो बढ़िया ब्रिजिंग एटम नहीं है, बहुत बढ़िया ब्रिजिंग एटम नहीं है, एक बात हम लोगों ने देखा। ठीक है, दूसरा, नॉर्मली बोरोन कंपाउंड्स गेट्स लेस, या बोरोन कंपाउंड लेस अंडरगो पॉलीमराइजेशन या डाइमराइजेशन। बोरोन कंपाउंड्स में ब्रिज बॉन्डिंग होती है, कम होती है, बोरेन्स में ही होती है, बोरेन को छोड़कर नॉर्मली कम होती है, एक्सेप्ट बोरेन्स, बोरेन में बहुत ज्यादा होती है, बाकी जनरली कम ही होती है ब्रिज बॉन्डिंग। इस तरह की स्टोरी है। ठीक है, अच्छा, एक नॉर्मल आइडिया आप लेने के लिए ले सकते हो कि नॉर्मली अगर बैक बॉन्डिंग ठीक ठाक हो, बैक बॉन्डिंग हो या कॉन्जुगेशन ठीक ठाक हो, ठीक है, या बैक बॉन्डिंग, कॉन्जुगेशन या हाइपर कॉन्जुगेशन ठीक ठाक हो, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़िया हो, अगर ये अच्छा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इसके ब्रिज बॉन्डिंग। मतलब वहां ब्रिज बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेटली उसकी ब्रिज बॉन्डिंग की जरूरत नहीं रही है उतनी ज्यादा। एक तो ये वाली स्टोरी, और दूसरा नॉर्मली क्राउडिंग अगर ज्यादा होगी तो डाइमराइजेशन की टेंडेंसी घट जाएगी, क्राउडिंग मोर होगी तो भी डाइमराइजेशन की टेंडेंसी घट जाएगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लार्जर बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ लार्जर होंगी, आपकी बड़ी होंगी, तो आसानी से फैसिलिटेट हो पाती है ब्रिज बॉन्डिंग, ऐसा कह सकते हैं। और ये भी एक रफ आइडिया ही है, कोई बहुत बड़ी वाली चीज नहीं है, कोई बहुत बहुत तगड़ा मामला नहीं, एक गजब का ही और एकदम पागलपन वाला कहानी हो। अच्छा, आइए ब्रिज बॉन्डिंग की कहानी समझते हैं। दो तरह से हम कहानी समझेंगे ब्रिज बॉन्डिंग की। बेसिकली ब्रिज बॉन्डिंग इन B2S6 एक स्टोरी समझ रहे हैं, और ब्रिज बॉन्डिंग या फिर B2S6 नहीं, B2S6 Al2S6 कुछ भी मान लो जी, या Al2CH3 का होल 6, इस टाइप की कहानी, इनकी कहानी। और दूसरी ब्रिज बॉन्डिंग इन Al2Cl6, Al2Br6, Ga2 कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, Ga2Br6 एटसेट्रा। इनमें कहने का मतलब, जब साइड एटम के पास लोन पेयर्स हो, साइड एटम हैविंग लोन पेयर्स, अगर साइड एटम्स के पास लोन पेयर हो तब अलग तरह से कहानी समझेंगे, और जब साइड एटम के पास लोन पेयर नहीं हो, नॉट हैविंग लोन पेयर, इनकी कहानी समझेंगे। आइए तीनों तरह की कहानी एक ही लाइन में समझ लेते हैं और समझ के उसको एक्सप्लेन कर देंगे। पहला B2S6, दूसरा Al2, बहुत सिंपल सी कहानी, CH3 का होल 6, तीसरा Al2Cl6। ठीक है, आओ तीनों में ब्रिज बॉन्डिंग से एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं तीनों के अंदर ब्रिज बॉन्डिंग। B2S6 मैंने अभी बनाई ही है आपको, BHB बॉन्ड्स इस तरह की कहानी होगी, BHB बॉन्ड इस तरह की स्टोरी होगी, ये ब्रिज बॉन्डिंग होगी B2S6 में। कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। नॉर्मली ये sp3 एटम्स होंगे, ठीक है, और ये ओवरलैपिंग कौन सी होगी, वैसे अगर कहा जाए तो sp3s sp3 ओवरलैपिंग होगी,
और वैसे तो उसका बनाना जैसा बीएमओ होता ही है। एमओ के पॉइंट ऑफ से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉइंट ऑफ से अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल एल सी एल टाइप का बॉन्ड होगा, एल सी एल टाइप का बॉन्ड होगा, बाहर CH3 आपके लगे ही होंगे, इस तरह से CH3 बाहर आपके लगे ही होंगे, CH3 बाहर आपके लगे होंगे, राइट। और Al2CH, अच्छा बाकी 3 H तो होंगे ही होंगे, बाकी 3 H तो होंगे ही होंगे, कहीं भूल मत जाना, उनको मत खा जाना, बाकी उनको मत खा जाना कहीं पे, ठीक है। अच्छा यहां अगर बात करें तो AlCl टाइप का, ये Cl की बात कर लेते हैं, ये ब्रिज बॉन्डिंग के कुछ एग्जांपल्स हो गए। अच्छा इस तरह की जो ब्रिज बॉन्डिंग होती है ना, ये कंप्लीटली इनमें नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं, कंप्लीटली, हाँ ये इनमें नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं, इनमें नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जब जब कभी ऐसा होगा तो उन केसेस में नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, बट जो इस तरह के होते हैं जिनमें बेसिकली लोन पेयर नहीं होता, उनमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। दीज हैव 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसमें कौन सी ओवरलैपिंग हुई होगी? 100% sp3 टाइप की ओवरलैपिंग हुई होगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली कहा ऐसे जाता है कि जैसे ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक है, छोटे बच्चों को कह देते हैं 11 12 में, मैं भी बोल देता हूं 11 12 वालों को तो बेचारे को, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। पहले तो आप क्लियरली ये समझ लीजिए, ये कोई 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कुछ है नहीं, ठीक है। अगर परीक्षा में आ जाए तो ये नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। इट मींस एक तरह से ये कोई ब्रिज बॉन्ड है नहीं, पहले मैं आपको बता दूं। ब्रिज इन द सेंस इसको आप पूरा का पूरा एक बॉन्ड काउंट करेंगे नहीं, बेसिकली इसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए, अगर हम इसके बनने को देखें, नॉर्मली इसके बनने को देखें और सिंपली, अगर पूरा ही मिटा देता हूं, सिंपली अगर हम इसके ऑर्बिटल्स बनाएं तो ये इसका sp3 हो गया, ये इसका sp3 हो गया, ये sp3 हो गया, ये sp3 हो गया। ठीक वैसे यहां भी एल्यूमिनियम का ये sp3 हो गया, ये sp3 हो गया, या इसको आप एक काम करिए थोड़ा दूर बनाइए, ये sp3 हो गया, ये sp3 हो गया, ये sp3 हो गया, ये sp3 हो गया, ठीक है। अगर आप क्लोरीन को लेंगे यहां पर, अगर आप क्लोरीन लेते हैं बीच में इस तरीके से, तो याद रखना क्लोरीन का अलग से sp3 इधर होगा और अलग से sp3 इधर होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो क्लोरीन आपने बीच में ली है, ये खुद अपने आप में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये खुद आप में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये इसका सेपरेट ऑर्बिटल है, ये इसका सेपरेट ऑर्बिटल है। ये पूरा ऑर्बिटल को हम दिखाना चाहें तो कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, यहां कुछ ऐसा और यहां कुछ ऐसा। ये भी इसका सेपरेट ऑर्बिटल है, ये भी इसका सेपरेट ऑर्बिटल है। इट मींस यहां कोई sp3 ओवरलैपिंग नहीं हुई है, यहां कोई एक ही बॉन्ड नहीं है पूरा, ना, सिंपली यहां पर sp3 ओवरलैपिंग है, एक बॉन्ड है, और सिंपली यहां पर sp3 ओवरलैपिंग है। इट मींस ये जो बॉन्ड है ये कोई एक बॉन्ड नहीं है, बल्कि 2 सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड बॉन्ड है। तो पहली बात, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे नहीं रहे हो, इट मींस 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये है नहीं, होते हैं दुनिया में, पर ये नहीं है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात देख रही होगी यार, कार्बन के 5 बॉन्ड यहां बने हुए कैसे दिख रहे हैं, कैसे यहीं से आपको समझ में आएगा कि कार्बन के 5 बॉन्ड बने। इसका सीधा सा मतलब है कि दरअसल ये एक ही बॉन्ड है। अगर ये अलग अलग बॉन्ड होता तो पॉसिबल ही नहीं था। इट मींस ये एक 3 सेंटर्ड बॉन्ड है, ये एक 3 सेंटर्ड बॉन्ड है ये पूरा, पर ये कोई 3 सेंटर्ड बॉन्ड नहीं है, ये 2 अलग अलग बॉन्ड है। ये अलग बॉन्ड है, ये अलग बॉन्ड है, ठीक है, ये अलग बॉन्ड है और ये अलग बॉन्ड है। इट मींस दीज आर 2 डिफरेंट बॉन्ड्स। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ इसमें कितने 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ है ही नहीं। पूछ ले कि क्या इसमें 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या इसमें 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, अगर ओवरलैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट पूछ ले तो उत्तर देना है नहीं है। ये सब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अगर यहां क्लोरीन लगा दो, यहां क्लोरीन लगा दो, यहां क्लोरीन लगा दो, यहां, तो ये सब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये भी एक 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी एक, क्योंकि अलग अलग ऑर्बिटल है ना, दीज आर 2 डिफरेंट ऑर्बिटल ना, दीज आर 2 डिफरेंट ऑर्बिटल। याद रहे, ये एक क्लोरीन का अलग ऑर्बिटल है, ये एक क्लोरीन का अलग ऑर्बिटल है,
और ये एक क्लोरीन का अलग ऑर्बिटल है। सो प्लीज, छोटे बच्चों को पढ़ा देते थे, ठीक है, 11th 12th में पढ़ा सकते हैं, पर क्योंकि यहां नेट में ओवरलैपिंग का टाइप पूछ लेता है कभी कभी। सो दीज आर टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स, क्लोरीन के दो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, एक ही ऑर्बिटल नहीं है। कार्बन के केस में हाँ, ये एक ब्रिज बॉन्ड है, ये एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, बिल्कुल। ऐसे केस में कैसे है ये? एल्यूमिनियम का sp3 है 100%, बोलो एल्यूमिनियम का। यहां कार्बन का एक sp3 होगा और यहां एल्यूमिनियम का एक sp3। अब आप कह सकते हैं, अब आप हक से कह सकते हैं कि बेसिकली ये एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। उसकी वजह है कि ये एक ही ऑर्बिटल कार्बन का दोनों के साथ। इट मींस अगर हम इसका एमओ बनाएंगे तो इसका एक एमओ बनेगा इसका, और दिस इज 3 सेंटर 2। हाँ, वो अलग बात है, इसका बनाना जैसा नहीं बनेगा, बिकॉज अगर आप इसका एमओ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, इसका एमओ कैसा आएगा? इसका एमओ कैसा आएगा जरा बताओ? ये एक ऐसा, ये एक ऐसा और ये एक ऐसा, और अगर तीनों को प्लस फेज मिले तो आपको जो बीएमओ बनाना है इसका, तो बीएमओ इसका कैसा आने वाला है? ऑफ कोर्स बनाना जैसा तो नहीं आने वाला, कुछ और की तरह आने वाला। इसको मिला दो, तो इसको पूरा मिला देंगे तो कैसे बन जाएगा? यहां से लेके यहां से लेके यहां, ऐसा कुछ। तो ये बनाना तो डेफिनेटली नहीं है, ये बनाना तो डेफिनेटली नहीं है ना? ऐसा नोट कर लीजिए, ऐसा कुछ इसका बीएमओ आएगा, और 100% ये बीएमओ बनाना जैसा नहीं है। इट मींस लिख लो, ये एक बनाना बॉन्ड नहीं है। एग्जैक्टली लाइक दिस लिख लीजिए, इसका बीएमओ जो आएगा वो ऐसी शेप का आएगा, और ये बनाना तो नहीं है। इज वॉट एवर, नाशपाती कह दीजिए इसको, आम कह दीजिए, केला मुझे नहीं मतलब, लेकिन केला तो नहीं है ये। ऐसा बीएमओ आएगा, केला तो नहीं है 100%। सो इस तरह का बीएमओ होगा, दैट इज ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। इट्स ए 3 सेंटर्ड बॉन्ड, 100% ये एक बॉन्ड है। यहां से लेके यहां तक ये एक ही बॉन्ड है, पक्का एक ही बॉन्ड है। सो इट्स ए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हाँ, अगर आपको 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डों का शौक ही है, और अगर आपको बताना ही है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहां पाए जाते हैं, तो इसके एग्जांपल मैं एमओटी में पढ़ा चुका हूं, जैसे H3-, इट्स ए 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इट्स ए 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या आप HF2- कह सकते हैं, इट्स ऑल्सो 3 सेंटर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जिनमें रियल 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। इनमें रियल 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इट मींस तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ ऐसे, अगर इसका एमओ बनाओगे तो इसका तीनों का मिलके एक एमओ बनेगा, तीनों का मिला के एस का एक एमओ बनेगा, आपको पता होना चाहिए, तीनों का मिला के एक एमओ बनेगा। सो अगर पूछे तो ये रियल में एक्चुअल 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इसको कहने को कह सकते हैं, कहते होंगे, लेकिन हम नेट में तो कम से कम नहीं कहेंगे। और बनाना बॉन्ड भी है, ये तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये वाला काम है Al2Cl वाला, ये वाला तो Al2Cl वाले नॉर्मल बॉन्ड्स हैं, साधारण बॉन्ड्स हैं, जैसे सिंपल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। इट मींस अगर मुझसे Al2Cl6 पूछ ले वो, तो मैं कैसे बनाऊंगा Al2Cl6 को? ऐसे नॉर्मली जैसे बनाते हैं, एकदम नॉर्मली जैसे बनाते हैं। और पूछ ले बताओ कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है यहां पे, अगर पूछ ले कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं यहां पे, अगर मुझसे पूछ लेगा तो, सो आई विल आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 8, राइट। तो टोटल बॉन्ड्स भी इसमें 8 है, इसमें टोटल बॉन्ड्स भी 8 है, याद रखना। और अगर B2S6 में बात करें आपसे, वो B2S6 में बात करें तो 100% अब ये एक बॉन्ड है, पक्का केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में ये एक ही बॉन्ड है, ये एक ही बॉन्ड है पूरा का पूरा। तो ऐसे केस में टोटल बॉन्डों की चर्चा करेगा अगर B2S6 में, तो टोटल बॉन्ड विल बी 4 और 2 6। तो लिख लीजिए B2S6 में अगर टोटल बॉन्ड, उसमें तो वो हो गए। अगर इसमें टोटल बॉन्ड्स की बात करेगा तो टोटल बॉन्ड्स विल बी हाउ मच, कितने टोटल बॉन्ड्स होंगे? इट्स 6, जिनमें 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। उसमें टोटल 8 बॉन्ड है, और ऑल 8 जो पूरे 8 हैं, ऑल 8 जो है वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ऑल 8 जो है वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। बहुत सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। अगर एक बॉन्ड का एक ही एमओ बनता है तो दैट विल बी 1 बॉन्ड काउंट, और अलग अलग बॉन्ड के अलग अलग एमओ जो तो डिफरेंट बॉन्ड काउंट होगी वो।
अलग अलग बॉन्ड काउंट होंगे, अलग अलग बॉन्ड काउंट होंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको? क्लियर है? तो बताओ Al2CH3। अच्छा, Al2CH3 का आपको पिक्चर समझ में आ गई है? वो एक ही ऑर्बिटल है इसलिए 5 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। 5 बॉन्ड क्यों दिख रहे हैं आपको? एक्चुअली वो एक ही बॉन्ड है। 5 बॉन्ड दिख रहे हैं, वो अपने आप में कह रहा है कि एक ही बॉन्ड है। आपको जो है 5 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, एक्चुअल में ये एक ही बॉन्ड है पूरा। इट इज 1 बॉन्ड कंप्लीटली। तो अब आपको 4 ही नजर आएंगे। इट इज 1 बॉन्ड कंप्लीटली, ये एक ही बॉन्ड है कंप्लीटली। ठीक है, वो अलग अलग बॉन्ड्स है, ये भी एक ही बॉन्ड है कंप्लीटली, ये भी एक ही बॉन्ड है कंप्लीटली। वो अलग अलग बॉन्ड्स हैं, वो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, वो दोनों अलग अलग बॉन्ड्स हैं। समझ में आ गया? बोलो यार, समझ में आ गया ना? पक्का समझ में आया? क्लियरली समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, जरा बताना कितने टाइप के बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल में? कितने टाइप के बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल में? कितने टाइप के बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल में? वैसे ही मैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में, और कैसे है क्या? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल में। वैसे ही ये वाला कौन सा बॉन्ड है बताओ? 2 सेंटर 2, ये भी 2 सेंटर 2, ये भी 2 सेंटर 2, ये भी 2 सेंटर 2, ये पूरा 3 सेंटर 2, ये भी 2 सेंटर 2, ये भी 2 सेंटर 2। ठीक है, बताओ टोटल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं इस मॉलिक्यूल में? टोटल 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं इस मॉलिक्यूल में? और टोटल 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं इस मॉलिक्यूल में? बताइए, बताइए। छोटे बच्चों को तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बोल सकते थे भाई, अब नहीं बोल देना। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे यार 610 है, 610 आंसर है इसका, है सही में 610 आंसर है। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन तो खैर 0 है, तो बिल्कुल सही बात है। ऐसा तो यहां तो ये ट्रू 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है नहीं, है नहीं। ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन भी एक आंसर है, ये भी ठीक है। एक ही 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये वाला कौन सा वाला? एल्यूमिनियम कार्बन एल्यूमिनियम वाला, ठीक है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में गच्चा खा गए, बिकॉज ये जो Me है ना, ये CH3 है और CH3 है ना, उसमें भी 3 बॉन्ड होते हैं उसमें भी 3 बॉन्ड होते हैं भैया, CH3 में भी 3 बॉन्ड होते हैं CH3 में भी 3 बॉन्ड होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 9 बॉन्ड आप खा गए होंगे। 3 ये 3 ये 3 ये 9 ये है और 6 आपके पहले थे। सो मेरी गणित कहती है कि ये 15 है, 15 है, 15।
15 ही है। 2 सेंटर 2 गिनो तो फिर सारे ही गिनो ना भाई, 2 सेंटर 2 तो जितने हैं सारे ही गिनो ना भाई। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन तो इसमें है नहीं ना अंजलि यादव, है ही नहीं इसमें। अरे ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन एक्चुअल बॉन्ड नहीं है AlCl6 वाला यार, वही तो मैं तुमको बोलना चाहा। AlCl वाला एक्चुअल में नहीं है यार, ये एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है भाई, ये एक सामान्य कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन भाई, सामान्य कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये वाला सामान्य कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये। तो ये सिंपल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गए ना भाई, ये सिंपल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गए। सो ये नहीं है। अगर तुमसे पूछे कि 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल कौन सा है, तो एग्जांपल मैं दे दिया हूं आपको, H3 माइनस। MOT में पढ़ाए थे ना मैंने 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाले, 3 ऑर्बिटल मिलके एक MO बना रहे थे, ठीक है। जैसे H3 माइनस का बनाओगे तो क्या होगा, H3 माइनस का याद करो, बनाया था मैंने डायग्राम, कैसा बनेगा, एक BMO, एक NBMO, एक ABMO, ऐसा बनेगा। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे H3 माइनस में, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे H3 माइनस में, बताओ, 4 थे। यहां टोटल 3 सेंटर के बीच 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, ये है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। परीक्षा में आ जाए तो Al2Cl6 मत लिख देना, बस इतना ही कहना चाह रहा हूं मैं, उसमें मत लिख देना बस। छोटे बच्चों को तो हम भी बता सकते हैं, हम भी बताते थे, पर आपके आया हुआ 2 सेंटर 2 लाड़ा, तो आप बोलना मत, आप बड़े हैं, आप सब्जेक्ट को समझते हैं। अच्छा जरा बताना, Al2CH3 का होल 6, इसे बताओ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो गिनना तो आ गया ना आपको, देखें बताओ गिन के 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 होंगे, ये तो मैंने ही बता दिया। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 होंगे, 22, ठीक है 22। CH3 गिन लो तो 36 18 तो वही है, और एल्यूमिनियम कार्बन वाले 4 बाहर के टर्मिनल वो हो गए, 22 हो गए। अंदर वाले तो ब्रिज बॉन्ड है, अंदर वाले तो ब्रिज बॉन्ड है, ठीक है, अंदर वाले तो ब्रिज बॉन्ड है। समझ में आ गया। चलिए अब B2S6 की प्रॉपर्टीज की चर्चा कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी आ गई। तो ब्रिज बॉन्डिंग ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ B2S6, ठीक है। सबसे पहले तो इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं, है ना, बट ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वर्ड है ना, ये यू समझ सकते हो कि कोई उतना मतलब इनको डिस्क्राइब नहीं कर रहा, केवल ओरल सेंस में ही कह रहे हैं हम इसको। वाकई में क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये है, आओ जरा समझते हैं। क्या वाकई में ये कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले होते हैं? आइए जरा चेक करें। क्या अगर हम इन्हें कोई भी मेटल दें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, इलेक्ट्रॉन देता हो, तो क्या ये उस मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे? आंसर है बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए केवल और केवल ओरल सेंस में कहने के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जो बोरेन्स होते हैं BXHY टाइप के कंपाउंड, याद रहे ये बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और जो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, है ना, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होते, डोनर का काम करते हैं। और दूसरा, नॉट एक्सेप्ट
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट्स, और ये रिड्यूसिंग एजेंट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते नहीं है। इसलिए आज ये बात लिख लो क्लियरली, परीक्षा में आ सकता है कि जो डाइबोरेन्स होते हैं या बोरेन फैमिली के जो कंपाउंड्स है BXHY टाइप के हायर बोरेन्स और डाइबोरेन्स, क्या वाकई में वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर होती है तो किस सेंस में, और नहीं होती तो किस सेंस में? आंसर है ओरल सेंस में या इस सेंस में कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नहीं है जितने एटम्स वहां पर मौजूद है। इस सेंस में तो कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पर एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती नहीं है। ये बात आप पक्का सबसे पहली चीज नोट कीजिए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाकई में, रियल में, इन रियल, क्या सच में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यार, इन रियल लिटरल सेंस? तो आंसर है ना, उत्तर आता है नहीं। और वो साफ उत्तर लिख लीजिए, इन दोनों पॉइंट के बेस में एक्सप्लेन कर सकते हो। नोट कर लो, ये बहुत काम की बात बताई है मैंने, बहुत ज्यादा ही काम की बात बताई है। इट मींस बोरेन्स को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगी, इस क्लास को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्लास बोलते हैं, पर वाकई में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन पर वर्ड बोलना चाहिए? आंसर है नहीं, फॉर्मल सेंस में बोलना चाहिए। सो हम कह सकते हैं इसको इन फॉर्मल सेंस, नॉट इन रियल सेंस। क्या बोल सकते हैं? दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन फॉर्मल सेंस। बोरेन्स जो है इनको बोलते हैं बोरेन्स। बोरेन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? ठीक है, जरा समझते हैं। इन फॉर्मल सेंस ओनली, इन फॉर्मल सेंस ओनली, केवल फॉर्मल सेंस में है, नॉट इन रियल सेंस, नॉट इन रियल सेंस। रियल सेंस में नहीं उतना। रियल सेंस में क्यों नहीं? अच्छा, इसको कैसे हम एक्सप्लेन करें? पहला, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट्स है, रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है वो फिर काई का किस बात का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ? और दूसरा, नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते नहीं है। तो फिर एक्चुअल में प्रॉपर्टी क्या है? एक्चुअल में जो बोरेन्स है वो होते क्या है? फिर B2S6 क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में ये रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं है लिटरल सेंस में, बट इस तरह से इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह सकते हैं इनको, कि ये आसानी से डाइमराइजेशन से मोनोमर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनकी जो डिसोसिएट होने की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और मोनोमेरिक फॉर्म में बेसिकली ये गजब के लुईस एसिड्स हैं। सो लुईस एसिड इज समथिंग एल्स। लुईस एसिड तो वो भी बढ़िया होते हैं जिनका ऑक्टेट पूरा होता है, तो ठीक है, ये ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट अच्छे लुईस एसिड है, कह सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ओरली कहना बढ़िया बात है, ऐसे ही वर्बल सेंस में कहना बढ़िया बात है, फॉर्मल सेंस में कहना बढ़िया बात है। एक्चुअल में अगर आप रियल सेंस में कहें तो ऐसी ये बात बिल्कुल सत्य नहीं होगी। सो यस, लुईस एसिड्स होते हैं। लुईस एसिड इसलिए होते हैं क्योंकि B2S6 जो है वो टूटता है, और टूट के देता है, आसानी से टूट जाता है, टूट के देता है BH3, और BH3 में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसीलिए तो डाइमराइज हुआ था। और अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो डेफिनेटली वो दावत देगा किसी भी लुईस बेस को, आइए लोन पेयर लाइए, मेरे वेकेंट ऑर्बिटल में डालिए। इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो है ही है, साथ में उसके पास आसानी से वेकेंट ऑर्बिटल्स भी हैं, इसीलिए वो एक लुईस एसिड की तरह काम करेगा। सो दिस इज द स्टोरी। आइए अब हम लुईस एसिडिटी कंपेयर करें। कंपैरिजन ऑफ लुईस एसिडिटी, कंपैरिजन ऑफ लुईस एसिडिटी। अगर हम लुईस एसिडिटी कंपेयर करना चाहें इनकी B2S6 यानी कि मोनोमेरिक फॉर्म में BH3 कह दीजिए इसको, इनकी Br3 वालों से और BX3 वालों से। ऑफ कोर्स BX3 वालों में भले ही बैक बॉन्डिंग होती होगी। अच्छा, यहां से मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं कि नॉर्मली अपन कह देते हैं कि बैक बॉन्डिंग है इसीलिए ब्रिज बॉन्डिंग नहीं है। बैक बॉन्डिंग का उतना कोई बहुत बड़ा ब्रिज बॉन्डिंग में रोल होता नहीं है, उतना बड़ा रोल होता नहीं है। आपको मैं कमाल की बात बता रहा हूं,
अगर हम BCl3 का कंपैरिजन करें B2S6 में, B2S6 के साथ या BH3 के साथ ही कर लेते हैं मोनोमेरिक फॉर्म में, और अगर हम उसका कंपैरिजन करें BME3 के साथ, तो सुन के आप पागल हो जाएंगे, शायद पागल से भी ज्यादा हो जाए आप, अगर आप इसको समझें और सुने तो आपको मालूम होगा कि बेसिकली ये BH3 जो होते हैं BX3 से ज्यादा लुईस एसिडिक होते हैं और BR3 से कम लुईस एसिडिक होते हैं। अगर बैक बॉन्डिंग को देखें तो, पर क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, 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 ऐसा नहीं है। यहीं से हमको एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ BF3 और BH3 की बात करें, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग है? हाँ है। क्या इसमें बैक बॉन्डिंग है? नहीं। मैंने आपको पहले भी ये बताया, आज भी ये बता रहा हूं, कल भी बता रहा था, पिछली क्लासेस में भी बीपाई में पीपाई डीपाई में समझाया। हाँ ये बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, होगी, बढ़िया, बट जो फ्लोरीन है अंत में वो जितना सिग्मा से लेता है उतना पाई से देता नहीं है। नो नो, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। इट मींस पाई से देगा ही कम, लेगा ज्यादा। तो ओवरऑल हेलोजेंस जो हैं वो 100% इन सेंटर्स पर डेफिशिएंसी बढ़ाएंगी, और अगर डेफिशिएंसी बढ़ाएंगी तो हेलोजेंस जो है वो लुईस एसिडिक नेचर बढ़ाती ही है, इंक्रीज ही करती हैं। इसका मतलब BX3 जो है वो BH3 से बेटर लुईस एसिड है। इसीलिए हम, अगर कोई हमसे पूछे कि BF3 डाइमराइज क्यों नहीं होता, और उसका आंसर अगर हम ये दें कि बैक बॉन्डिंग है, तो हम मूर्ख हैं। ज्यादा लुईस एसिडिक तो BF3 है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड तो BF3 है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। इट मींस ज्यादा भूखा कौन है? ज्यादा भूखा कौन है अगर लुईस बेस से रिएक्ट करने की बात आए? अगर लुईस बेस से रिएक्ट करने की बात आए तो ज्यादा भूखा कौन है? ये ज्यादा भूखा है, मोर लुईस एसिडिक है वो। कौन? ऊपर वाला, ये वाला। इसलिए प्लीज एक बात तो ये अच्छे से समझ लेना आप, बैक बॉन्डिंग ओवरऑल डेफिशिएंसी बढ़ाती है। लग ऐसे रहा था कि बैक बॉन्डिंग हो गई तो शायद कम होगा, नहीं 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 नहीं, वो बैक बॉन्डिंग थोड़ा बहुत देगा, ज्यादा लेगा, सिग्मा के थ्रू तगड़ा लेगा, देगा कम। इट मींस ओवरऑल तो वो ज्यादा ही लुईस एसिडिक बनाएगा। मेरे ख्याल से वो आपको समझ में आ गई होगी, पक्का समझ में आ गई होगी, कंफर्म समझ में आ गई होगी, 100% समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब हम बात करें BH3 वर्सेज BME3 की। इनमें आप कह सकते हो एक तो Me हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू देगा, यस, एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू दे रहा है, यस, ले कुछ भी नहीं रहा, दे ही दे रहा है। एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू दे रहा होगा, हाँ हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू शेयर हो रहा है, हाँ। एक तो ये वाली कहानी यानी कि +H की स्टोरी। दूसरा क्राउडिंग है, और क्राउडिंग Me बढ़ा रहा है तो डेफिनेटली एडक्ट फॉर्मेशंस को घटाएगा, क्योंकि क्राउडिंग बढ़ेगा तो लुईस बेस आसानी से इसको अप्रोच नहीं करेगा, यानी कि जो एडक्ट फॉर्मेशन है लुईस एसिडिक बेस, उस एडक्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी डेफिनेटली घटेगी, इट मींस हाँ, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ये बेटर लुईस एसिडिक है, यस, ये बेटर लुईस एसिडिक है। इसीलिए अगर लुईस एसिडिक नेचर देखा जाए तो एक अजीब सी स्टोरी होती है। जो B2S6 है ना, वो लुईस एसिडिक नेचर में Br3 और BX3 के बीच में पड़ता है। वो BH3
से वीक लुईस, इनकी बजाय ये एक वीक है लुईस एसिड और इनसे ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है। इसीलिए नॉर्मली जब कंपैरिजन करें तो ऐसा आएगा, BX3 ऊपर आते हैं, B2S6 बीच में आते हैं और BR3 नीचे आते हैं। मेरे ख्याल से ये तुलना आप तक पहुंच भी गई और आपको समझ में भी आ गई। ये गजब का इंपॉर्टेंट सवाल है, अनेकों अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है, अनेकों अनेक परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। मुझे लग रहा है कि अब आपको प्लीज समझ में आ जाना चाहिए। नेट वालों के लिए तो हम लोग एफ स्ट्रेन की भी चर्चा करेंगे, हायर बोरेन्स और एफ स्ट्रेन्स तुम्हारे लिए चर्चा नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल वालों की नेट में चर्चा करेंगे। चलिए सवाल करवाता हूं मैं, क्वेश्चन करवा रहा हूं। कंपेयर लुईस एसिडिटी। ये स्त्री कर दो। पहला तो सवाल सिंपल ही लेते हैं, क्वेश्चन 1 2 नहीं मानस साहब, नहीं वो तो गलत नहीं था, वो तो बैक बॉन्डिंग वालों में कंपेयर करना था आपस में। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, बैक बॉन्डिंग वालों में आपस में कंपेयर करना था मानस साहब, वो तो ठीक है मानस, वो तो बैक बॉन्डिंग वालों में आपस में कंपैरिजन करना था ना, वो तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है उनमें, उसमें कोई समस्या नहीं है मानस, कोई तकलीफ ही नहीं है मानस उसमें। क्लैरिटी के लिए लिख ही देता हूं ना मैं, हेलोजन तगड़ा नहीं देती है। ले लिख दिया भाई, चौथा भी लिख ही दिया, चौथा भी लिख ही दिया भाई। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, पिछले 9 लेक्चर तक तो मैंने आपको धीरे धीरे मतलब डिटेल में करा दिया था, अब मैं ना मैराथन लेके ही कराऊंगा, बिकॉज सिलेबस बहुत जल्दी कराना है भैया। बाद में कभी डिटेल में जब पढ़ना हो तो पढ़ लेना, सवाल हो जाना चाहिए। सो मैं मैराथन लेके मेन ग्रुप करा रहा हूं, पहले ही सुन लो। पढ़ाऊंगा मैं पूरा, समझाऊंगा पूरा, लेकिन मैराथन लेके खत्म करूंगा मेन ग्रुप। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।